सामने मैं इस मैप को सामने रख रहा हूँ। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का मैप मैं आपको दिखा चुका हूँ। मणिपुर भारत का एक पूर्वी राज्य है। मणिपुर लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य है, इंपॉर्टेंट राज्य है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मणिपुर का इंपॉर्टेंस बना हुआ है, उग्रवाद के संदर्भ में बना हुआ है, अलगाववाद के संदर्भ में बना हुआ है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और एथनिसिटी के संदर्भ में इसका महत्व बना हुआ है। तो भारत के नक्शे में, नॉर्थ ईस्ट के नक्शे में, मानचित्र में ये है आपका मणिपुर। मैंने यहाँ पर मणिपुर को पूरा का पूरा कंप्लीट मानचित्र दिखाया है। और इस मणिपुर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले इनके आबादी के बारे में जान लें। तो इनका आबादी आपके सामने स्क्रीन पर है। लगभग 28 लाख के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी थी। 28,55,794। ठीक है, 28,55,794 इनका पॉपुलेशन था। बट यहाँ पर सबसे बड़ा आबादी जो है वो हिंदुओं की है। हिंदू मेइतेई कम्युनिटी की है। मेइतेई कम्युनिटी जो मणिपुर के घाटी वाले इलाके में रहता है, नीचे वाले इलाके में रहता है, मणिपुर के दक्षिणी इलाके में रहता है। और जो दूसरा कम्युनिटी है, अगर हम रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटी की बात करें तो ये आपका ईसाई है। इसे भी हम रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटी के रूप में हम अलग अलग राज्यों के बारे में बता चुके हैं। तो क्रिश्चियन या ईसाई धर्म को मानने वाले लोग लगभग 41% इनकी आबादी है। मुस्लिम भी यहाँ पर है। ध्यान देने वाली बात कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 8.39% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। और 2011 से 2021 में इनकी आबादी में जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अगर हम मणिपुर को ट्राइबल कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो लगभग यहाँ पर 41% ट्राइबल कम्युनिटी और ज्यादातर जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये भी आप एक संबंधों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो ईसाईकरण किया गया ईसाई मिशनरियों के द्वारा इन क्षेत्रों में, तो ज्यादातर जनजातियों का ही ईसाईकरण किया गया। तो लगभग 41% यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसमें सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी नागा है। यानी नागा पॉपुलेशन इन मणिपुर 24%। ऐसे मेजर पॉपुलेशन नागा का नागालैंड में है। ये हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके हैं। अभी थोड़ी पहले इसके क्लास में हम लोगों ने देखा है नागालैंड को पढ़ते समय, समझते समय। लेकिन नागा आबादी दक्षिणी नागालैंड से जो सटा हुआ मणिपुर है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी नागालैंड मैप में आपको दिखा चुका हूं। सबसे ऊपर नागालैंड है, ईस्ट में। नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश जो ऐसे जाकर के और थोड़ा सा नीचे दक्षिण की तरफ डाउन हुआ है, इस साइड में वो अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर चांगलांग और तिरप दो जिले हैं। चांगलांग और तिरप दो जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। वहां के बारे में मैंने बताया था कि वहां भी नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो नागा कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाले हिस्से में, चांगलांग और तिरप जिले में नागा कम्युनिटी मेजर नागालैंड में। नागा कम्युनिटी थोड़ा सा असम में, जो नागालैंड का पश्चिमी क्षेत्र असम से सटा हुआ है। और नागा कम्युनिटी का एक पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो दक्षिणी नागालैंड से सटे हुए मणिपुर में, यानी मणिपुर का उत्तरी इलाका, जहां 24% मणिपुर के कुल पॉपुलेशन का 24% नागा कम्युनिटी और 16% दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो मणिपुर में है वो कुकी जनजाति है। कुकी 16% है। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी जनजातियों का संबंध हमारे म्यांमार से, यानी एक एथनिक ग्रुप के रूप में, चाहे वो नागा हो चाहे कुकी हो। मैं बता चुका हूँ कि इनके ढेर सारा जो सिमिलर कम्युनिटी है वो म्यांमार में रहती है। म्यांमार में इससे सटे हुए जो कुछ राज्य है, चीन प्रांत है, CHI चाइना नहीं, चीन प्रांत है। ऊपर म्यांमार में चले जाओगे तो कचिन है, बट कचिन में कम, चीन में ज्यादा। चीन और राखाइन प्रांत। अगर आप म्यांमार के दक्षिण में आते हो, म्यांमार के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र को अगर अपने दिमाग में उसके मानचित्र को रखते हो तो राखाइन प्रांत है। राखाइन प्रांत में ही सिटवे पोर्ट है। सिटवे पोर्ट का नाम आपने सुना होगा कई जगहों पर। भारत सरकार सिटवे पोर्ट से मिजोरम को भारत को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मार्ग बना रही है, जो भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ये हम अलग अलग जगहों पर पढ़ेंगे। जब हम GS पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम भारत म्यांमार के संबंधों के संदर्भ में भारत के और म्यांमार के रक्षा संबंधों को देखेंगे। वहां पर जो क्या बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस है वहां पर स्पेसिफिक होकर के हम फोकस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है इंटरनल सिक्योरिटी में। तो ये जो दक्षिण में राखाइन प्रांत है, इन सभी क्षेत्रों में, राखाइन में ही याद रखना, रोहिंग्या लोग रहते हैं। रोहिंग्या का आपने नाम सुना होगा। तो जो मणिपुर के दक्षिणी क्षेत्र से सटा हुआ जो म्यांमार का इलाका, क्या कह सकते हो कि थोड़ा मिजोरम के आसपास वाला म्यांमार का इलाका, रोहिंग्या लोग वहीं पर रहते हैं। जो बांग्लादेश से सटा हुआ म्यांमार का इलाका है, मैं दिखा चुका हूँ, रोहिंग्या लोग वहीं रहते हैं। तो ये सभी एक एथनिक ग्रुप का निर्माण करते हैं, चाहे म्यांमार के कुकी हो चाहे वो भारत के कुकी हो, अलग अलग राज्यों में। यानी म्यांमार में वो अलग नाम से जाने जाते हो, लेकिन ये सभी एथनिक ग्रुप है, इसलिए सबका कहीं ना कहीं रिलेशन म्यांमार के इन जनजातीय समुदाय के लोगों से होता है। ये है यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में एक और ध्यान देने वाली बात है। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, मणिपुर का जो दक्षिणी इलाका है, भूगोल में मैं आपको बता दिया हूं पहले भी नागालैंड की चर्चा करते समय कि नागालैंड में अराकान पर्वत श्रृंखला आती है। अराकान पर्वत श्रृंखला, नागालैंड एक मेजर पार्ट अराकान का म्यांमार में है। इसके बाद अराकान का जो पश्चिमी पार्ट है वो हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, उसमें नागालैंड मेजर पार्ट नागालैंड का अराकान का है। और वही अराकान पर्वत श्रृंखला मणिपुर में भी आती है। तो मणिपुर का उत्तरी इलाका जो है, नागालैंड से जो सटा हुआ इलाका है, वो पर्वतीय इलाका है। और अगर हम कह सकते हैं कि मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 80 से 90% जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। मणिपुर के कुल एरिया का, मणिपुर का कुल एरिया आपके सामने है 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 22,327 स्क्वायर किलोमीटर में 28 लाख आबादी रहती है। ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर जो डेंसिटी है, जनघनत्व है, ये कम है। और इन पहाड़ों पर नागा, कुकी और कुछ एक अन्य जनजातियां रहती है। उत्तर का पहाड़ मणिपुर का, जैसे ही मणिपुर से आप नीचे की तरफ आते हो, जैसे ही मणिपुर के दक्षिणी क्षेत्र में आते हो तो पहाड़ डाउन होता है और वो घाटी का निर्माण करता है। और इन्हीं घाटी क्षेत्रों में मणिपुर का की अधिकांश आबादी रहती है।
सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ पर मणिपुर का डेंस पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है वो घाटी का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो रहने वाली सबसे बड़ी कम्युनिटी है मणिपुर की वो है मेइतेई, MEITEI, मेइतेई कम्युनिटी। ध्यान रखना, मेइतेई कम्युनिटी एक लंबे समय से अपने लिए जनजाति में शामिल करने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने की मांग कर रही है। मेई कम्युनिटी जो है वहां की सबसे बड़ी बहुसंख्यक कम्युनिटी है। मेइतेई मणिपुर के पॉपुलेशन में सबसे बड़ा समुदाय, सबसे ज्यादा आबादी वाला समुदाय, और ज्यादातर नहीं बल्कि मैक्सिमम लगभग हिंदू धर्म को मानने वाला समुदाय। तो हिंदू जो ऊपर में 41.40% दिखा रहा, मेइतेई कम्युनिटी का पॉपुलेशन 50% प्लस है। ध्यान रखना, मेइतेई 50% के आसपास है, तो 50% में मैक्सिमम हिंदू है मेइतेई में। तो क्लियर है, मेइतेई नॉन ट्राइबल कम्युनिटी, साउथ मणिपुर में निवास, घाटियों में निवास, डेंस पॉपुलेशन घाटी का, यहीं पर कृषि आदि कार्यों का संपादन होता है। और उत्तरी मणिपुर जिसमें 5 जिले हैं, ध्यान रखना, उत्तरी मणिपुर में 5 जिले और ऊपर में नागालैंड भी रहते हैं। तो नीचे में मेइतेई 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर, अप्रॉक्स हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, लगभग 8-9% वहां पर आबादी है। ये है आपका स्ट्रक्चर मणिपुर का, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मणिपुर का आपके सामने है, स्क्रीन पर है। हम लोगों ने देख लिया, टोटल पॉपुलेशन देख लिया, हिंदू देख लिया, मुस्लिम देख लिया, क्रिश्चियन देख लिया, ट्राइबल कम्युनिटी को देख लिया, इसमें नागा को देख लिया 24%, कुकी को देख लिया 16%, और मेइतेई के बारे में हमने कहा कि मेइतेई जो है आपका लगभग अप्रॉक्स 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। एरिया भी हम लोगों ने देख लिया। एक इंट्रोडक्शन मणिपुर के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यही यहाँ की कम्युनिटी है जो हम कुकी के नाम से जानते हैं, जो कि मणिपुर की नागा के बारे में दिखा चुका हूं, तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कुकी कम्युनिटी के लोग हैं। मणिपुर जो शब्द है इसका नाम ही है मोतियों का माला। इनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इनका एक अलग कल्चर है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मणिपुर के बारे में एक दूसरा इंट्रोडक्शन, लिटरेसी रेट। निश्चित रूप से नागालैंड से कम होगा, नागालैंड में ईसाई ज्यादा है तो लिटरेसी रेट भी ज्यादा होगा। जो पहले हम लोगों ने एक खाका बनाया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ईसाई के साथ साथ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मेइतेई भी है, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट नागालैंड की तुलना में कम है। साक्षरता दर 76.95% यहाँ पर लिटरेसी रेट। डिस्ट्रिक्ट 9 जिला, लेकिन अब 16 हो चुका है। तो 9 और 16 के बीच में जो कहानी है, इस कहानी की चर्चा आगे हम करेंगे, जिसने नागालैंड में एक अच्छे खासे विवाद को जन्म दिया था। जब 9 जिला में से और 7 जिला को जोड़ करके वहां पर इबोबी सिंह जो नागालैंड के मुख्यमंत्री थे उस समय, जब इन्होंने 9 में और 7 जिलों को जोड़ दिया था, 16 जिले का गठन किया था, तो वहां के नागा कम्युनिटी ने जोरदार विरोध किया था इस घटना का। तो कहानी आगे हम चर्चा करेंगे। विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। ये भी एक इंप्रेशन है मणिपुर के बारे में। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं मणिपुर का ज्योग्राफी। तो अभी मैंने कहा कि आराकान पर्वत से ढका हुआ है। उत्तरी मणिपुर में एक पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है, और फिर नीचे आते आते घाटी का निर्माण होता है, और नीचे घाटी का क्षेत्र है। और यही पर्वतीय क्षेत्र होना, दक्षिण और पश्चिम में घाटी और मैदान है, दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम मतलब असम से जो सटा हुआ, यही पर्वतीय क्षेत्र होना मणिपुर के को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलपमेंट की संभावना को दर्शाता है। और याद रखो, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब इन क्षेत्रों में गए हैं तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि इन क्षेत्रों को अगर शांति स्थापित होती है तो टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि इस दिशा में हम पूरा प्रयास करेंगे, और नो डाउट सरकार प्रयास भी कर रही है। तो काफी हद तक टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है, बट अभी चूंकि वहां पर इंसर्जेंसी है, उग्रवाद है, तो अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर नहीं जा पाते। ये है आपका एक घाटी और मैदानी का इलाका है, खेती वाला इलाका है। इसलिए हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था का स्रोत है, या कहिए तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ की लगभग आबादी इसी कृषि पर निर्भर है। यहाँ झूम खेती का प्रचलन पहाड़ी इलाकों में है, झूम खेती समझ रहे हो आप, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ पर चल रहा है। तो अगर हम एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उद्योग धंधे की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पर काफी हद तक इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जहाँ पर सरकार मणिपुर में इस तरह के उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, कृषि में धान वगैरह की खेती के साथ यहाँ पर फल उत्पादन के काम को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और फलों का उत्पादन भी काफी मात्रा में होता है। ये है मणिपुर की अर्थव्यवस्था। राइट, अब बारी आती है असली चीज, मणिपुर की समस्याएं। इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे। मणिपुर की समस्याएं, अगर हम ओवरऑल मणिपुर स्टेट की बात करें तो वहां का प्रॉब्लम क्या है, वहां की समस्याएं कौन कौन सी है? तो गरीबी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की समस्या एक है गरीबी। हम निरक्षरता की समस्या वहां नहीं कहेंगे, क्योंकि निरक्षरता नहीं है वहां पर, क्योंकि ईसाईकरण हुआ है तो ईसाई मिशनरी के अच्छे स्कूल वहां पर दिखाई देते हैं और उनका साक्षरता दर है, हमने देखा। बट गरीबी वहां की एक प्रमुख समस्या है। अगर एक दूसरी समस्या की बात करें तो एथनिक कंफ्लिक्ट, वहां ढेर सारे एथनिक ग्रुप है, नागा एथनिक ग्रुप है, कुकी एथनिक ग्रुप है, और मेइतेई एथनिक ग्रुप है, एक मुस्लिम भी एथनिक ग्रुप है। ये आपस में लड़ते रहे। तो यहाँ पर कई प्रकार के एथनिक कंफ्लिक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम इस एथनिक कंफ्लिक्ट को कैटेगराइज करते तो एक एथनिक कंफ्लिक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं नागा और कुकी के बीच। नागा और कुकी आपस में लड़ते हैं। दूसरा आगे देखेंगे, इस कहानी को देखते समय एक आउटलाइन दिमाग में याद रखो कि वहां पर नागा और कुकी आपस में लड़ते रहते हैं। कई मुद्दों पर आपस में इनका हितों का टकराव है, और ये हितों का टकराव इनके अंदर एथनिक कंफ्लिक्ट को जन्म दिया। दूसरा एथनिक कंफ्लिक्ट हम यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ मणिपुर में रहने वाली जनजातियां, पहाड़ी लोग, कौन लोग? नागा और कुकी, और घाटी में रहने वाली मेइतेई।
यानी नागापुकी और मेइतेई के बीच भी एक कंफ्लिक्ट यहां पर विद्यमान रहा है। इसको आप दूसरे शब्दों में कहो तो जनजातीय आधार पर निर्जाति समूह, ट्राइबल एथनिसिटी, हम जनजातियां, हम पहाड़ के लोग, और ये सब गैर जनजाति, मैदान के लोग, घाटी वाले लोग, इस आधार पर भी वहां पर एथनिक कंफ्लिक्ट विद्यमान रहा है। और घाटी में कौन? मेइतेई। मेइतेई चूंकि बहुसंख्यक है तो निश्चित रूप से सत्ता पर इन्हीं का कब्जा होगा, और ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को जन्म दिया है। और ये भी मेइतेई बनाम या मैदानी या घाटी बनाम पर्वतीय क्षेत्र के लोग, जनजातीय क्षेत्र के लोगों के बीच एक निर्जाति संघर्ष के रूप में परिलक्षित हुआ है। तो निर्जाति संघर्ष का दूसरा रूप जनजातीय समूह और गैर जनजाति समूह के बीच निर्जाति संघर्ष। यहाँ पर एक तीसरा निर्जाति संघर्ष भी है, और ये तीसरा निर्जाति संघर्ष है मणिपुरी बनाम बाहरी। क्योंकि ध्यान रखना, एक लंबे समय से यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश जारी रहा, एक लंबे समय से यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश जारी रहा है। और यहाँ पर बाहरी का मतलब मैं म्यांमार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बाहरी का मतलब गैर मणिपुरी लोगों की बात कर रहा हूँ। बाहर के ढेर सारे मारवाड़ी, बिहारी, हिंदू वहां पर जाकर के बस गए, और एक बहुत बड़ा घुसपैठ वहां पर हुआ है, अवैध घुसपैठ हुआ है बांग्लादेशियों का, बांग्लादेशी मुस्लिमों का घुसपैठ। इसलिए हम लोगों ने देखा वहां के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर ठीक ठाक तेजी से बढ़ी है। नागालैंड की तुलना में मुस्लिम पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, वहीं बगल में बांग्लादेश की, और बगल में और नजदीक में आपके मिजोरम है, लेकिन वहां की तुलना में भी मुस्लिम पॉपुलेशन मणिपुर में ज्यादा है। मिजोरम में इनर लाइन परमिट लंबे समय से लागू रहा, नागालैंड में इनर लाइन परमिट लागू रहा, इसलिए वहां पर उतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं हो पाया, अवैध घुसपैठ नहीं हो पाया। लेकिन मणिपुर में लगातार चलता रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मणिपुर के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग जो है ये हमारे विकास के लाभों को हड़प ले रहे हैं, विकास का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है इनके कारण, इन बाहरी लोगों के कारण, इन पंगलस के कारण। इनको पंगलस या फंगस कहते हैं, फंगस समझते हो ना, फंगस मिठाइयों में लग जाता है तो खराब हो जाता है, इसको फंगस, तो इनको फंगस या पंगलस कहते हैं ये बाहरी लोगों को। तो एक बाहरी बनाम मणिपुर के बीच भी वहां पर एथनिक कंफ्लिक्ट दिखाई देता है। एक चौथा एथनिक कंफ्लिक्ट भी आप देख सकते हो, मुस्लिम बनाम हिंदू, जो कॉम्युनल रिलीजन बेस्ड कंफ्लिक्ट, हालांकि उतना ज्यादा प्रबल नहीं है, मुख्य रूप से बांग्लादेशी मुस्लिमों का अपना ढेर सारा वहां संगठन बन गया है, तो ये है वहां पर निर्जाति संघर्ष। इसके बाद बारी आती है अलगाववाद। तो यहाँ पर अलगाववाद भी एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। अलगाववाद, पृथकतावाद, सेपरेटिज्म, मतलब भारत देश से एक अलग देश की मांग, भारत राज्य से, भारत एक स्टेट है टेक्निकली अगर आप देखते हो तो भारत राज्य से एक अलग संप्रभु राज्य की मांग, एक अलग स्वतंत्र संप्रभु राज्य की मांग, इसको सेपरेटिज्म। यहाँ पर इस तरह की मांग भी ढेर सारा दिखाई देता है, क्योंकि अलग देश की मांग करते हैं। नागा आपने देखा ही होगा, नागा ऑलरेडी ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, तो नागा अलग देश की मांग कर रहे हैं। मेइतेई भी अलग देश की मांग कर रहे हैं, लेकिन मेइतेई यहाँ पर अलग देश की मांग ज्यादातर मेइतेई के लिए नहीं कर रहे। मेइतेई की तो मुख्य डिमांड थी कि उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया जाए, वो भी गरीब है, उनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, जनजाति का दर्जा मिलेगा तो ढेर सारा प्रिविलेज उनको मिलेगा, उनका डेवलपमेंट होगा। ये मेइतेई में असंतोष का एक सबसे बड़ा कारण रहा। बट मेइतेई की, ज्यादातर मेइतेई की जो मांग है वो पूरे मणिपुर को लेकर के कुछ संगठन है जो पूरे मणिपुर को एक अलग देश का दर्जा देता, तो ये संगठन भी यहाँ पर बना हुआ है। और मुस्लिमों का संगठन भी अपने लिए एक देश की मांग करने के लिए यूनाइट हो गया है। यहाँ चार प्रकार का सेपरेटिज्म दिखाई देता है, यहाँ चार प्रकार का अलगाववादी आंदोलन दिखाई देता है, एक नागाओं के लिए, एक कुकियों के द्वारा, एक मेइतेई के द्वारा पूरे मणिपुर को लेकर के, और एक वहां के मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। तो आगे स्टेप बाय स्टेप हम इस अलगाववाद की समस्या पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अलगाववाद या निर्जातीय संघर्ष का जो एक्सट्रीमिस्ट रूप है, एक्सट्रीमिस्ट रूप क्या कहलाता है? एक्सट्रीमिस्ट रूप कहलाता है जो हिंसक तरीका है, जो गैर वैधानिक तरीका है, जो असंवैधानिक तरीका है, इंसर्जेंसी के रूप में, मिलिटेंसी के रूप में आप कह सकते हो, यही है उग्रवाद। यहाँ ढेर सारे उग्रवादी संगठन मिलिटेंट ग्रुप बने हुए जो आधुनिकतम हथियारों से लैस है। इनको हथियार कहां से मिलता है? इनको हथियार पाकिस्तान से मिलता है, इनको हथियार चाइना का बना हुआ हथियार मिलता है। हम लोग जब बॉर्डर सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि कैसे पाकिस्तान से नेपाल के उत्तर तिब्बत होते हुए तस्करी की जाती है हथियार की, और वो तस्करी या तो मोरेह के रास्ते से, मोरेह जो है मणिपुर में ही है, मोरेह के रास्तों से हथियारों की तस्करी होती है, और ये सभी हथियार इनको प्राप्त होते हैं। तो आधुनिकतम हथियारों से लैस होकर के ये उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त है। अक्सर यहाँ पर आतंकी उग्रवादी हमला होते रहा है, अब थोड़ा कुछ कम हुआ है, लेकिन एक लंबे समय से मणिपुर उग्रवाद की समस्या से ग्रसित रहा है। और यही कारण रहा है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से खूबसूरत होते हुए भी, पर्यटन की संभावना मैक्सिमम होते हुए भी यहाँ पर टूरिज्म पर्यटन डेवलप नहीं हुआ है, बाहर के लोग वहां जाने से डरते रहे। तो ये भी एक समस्या है, उग्रवाद की समस्या। और एक लास्ट में हमने डाल दिया है, जो कि हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी में जीएस में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी। यहाँ की सीमा सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर बाहरी लोगों के प्रवेश, खास करके म्यांमार से, जब हम सीमा सुरक्षा की बात करते हैं तो दूसरे देशों से सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, और दूसरा देश यहाँ कौन लगा हुआ है? म्यांमार लगा हुआ है। अब आप कहोगे तो म्यांमार से यहाँ पर सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्या मुद्दा है? तो ऐसा नहीं है कि म्यांमार से, जैसे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ इंडिया में परमानेंट रहने के लिए हो रहा है, सिटीजनशिप यहाँ इंडिया का लेकर के वो लोग रह रहे हैं, या वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवा करके इंडिया का बनने का प्रयास करते हैं, बन गए हैं बहुत सारे लोग। यहाँ ये चीज नहीं है कि म्यांमार के लोग यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं, बट यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा संदर्भ है तस्करी। यहाँ दो चीजों की तस्करी सबसे ज्यादा होती है, और मोरेह जो है वो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट द्वार है, दरवाजा है, रास्ता।
एक तो हथियारों की तस्करी, जो अभी अभी मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों के पास जितनी आधुनिकता हथियार है, हमारे वामपंथी उग्रवादियों के पास, छत्तीसगढ़ के उग्रवादियों के पास, झारखंड के उग्रवादियों के पास नहीं। अभी भी झारखंड और छत्तीसगढ़ के उग्रवादियों के पास वही आर्म्स हैं जो कि उन्होंने पुलिस से, सीआरपीएफ से छीना, उनकी हत्याएं की, उनको मारा और उनके हथियार लेकर के चले गए। फिर आप पढ़ते होंगे कि कई जगहों पर सीआरपीएफ के कुछ जवान पकड़े गए क्योंकि वो मणिपुर के नक्सलियों को गोली सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हथियार तो उनके मिल गया मारने के बाद, लेकिन गोली नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से गलत तरीके से गोली प्राप्त करते हैं। आधुनिकतम हथियार उनके पास भी नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों के पास सबसे ज्यादा आधुनिकतम हथियार है। तो आधुनिकतम हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, अगर आप ड्रग्स के मामले में एक ट्रायंगल, जब कभी मैं ऑर्गेनाइज क्राइम आपके इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाता हूं, तो ऑर्गेनाइज क्राइम में मैं दिखाता हूं कि ड्रग्स के संदर्भ में संगठित अपराध की रूपरेखा जब मैं बताता हूं, तो ये जो इलाका है आपका, ये ड्रग्स की तस्करी का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। और इस ड्रग्स की तस्करी में जितने भी उग्रवादी संगठन है, ये लगे हुए हैं। उग्रवादी संगठन के जो फंडिंग है, फंडिंग आप कर सकते हो, या जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कर सकते हो, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, चाहे सातमुला गुट हो, चाहे कपलान गुट हो, या फिर आप उल्फा की बात कर सकते हो, आप एनडीएफबी की बात कर सकते हो। इन सब के खर्चे के लिए जो धन प्राप्त होता है, उसका तीन प्रमुख स्रोत है। एक तो वसूलना, टैक्स लगा करके वसूलना, जो ठेकेदार है, जो काम कर रहे हैं, उनसे एक हफ्ता कर सकते हो, हफ्ता वसूलना भी वसूलना, एक उनका स्रोत है। कुछ अवैध खनन वगैरह भी कर लेते हैं, खुद उसमें शामिल है, जैसे मैंने बताया असम के, अरुणाचल प्रदेश से लगे इलाकों में, ये भी उनका एक काम है। और तस्करी, हथियार और ड्रग्स की तस्करी से भी वो एक अच्छा खासा पैसा प्राप्त करते हैं, और उन पैसों से अपने संगठन को और अपने सांगठनिक क्रियाकलापों को संचालित करते हैं। तो इस संदर्भ में सीमा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है, जो मणिपुर से जुड़ी हुई समस्याओं में शामिल किया जाता है। हालांकि ये केवल मणिपुर की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है, यह एक देश की समस्या है, और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो ढेर सारा प्रयास करता है। जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में आपका एक टॉपिक है सीमा सुरक्षा चुनौतियां, तो जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे, बट यहां पर मैंने इसकी चर्चा कर दी। ठीक है, ये है प्रमुख समस्याएं। अब हम आते हैं यहाँ का पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, संक्षिप्त चर्चा, 5-5 मिनट, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट। मणिपुर की कहानी मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, नॉर्थ ईस्ट के इमरजेंस के साथ भी, कि कैसे मणिपुर भारत में शामिल हुआ और कैसे मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पृथक राज्य का गठन हुआ। और जब पृथक राज्य का गठन हुआ, चूंकि यहां पर कई कम्युनिटी थी, कुकी थी, नागा थी, और एक बहुत बड़ी आबादी मेइतेई की थी, इसलिए यहां पर कोई मजबूत लोकल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाया। और यहां के पॉलिटिक्स में जो राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा प्रभावशाली रही, और उन राष्ट्रीय पार्टियों में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रमुख रही। तो यहाँ की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस पार्टी, दूसरा एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी। ध्यान से देखो, इसके बाद दो और पॉलिटिकल पार्टी है, नागा पीपुल्स फ्रंट, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं नागालैंड में। नागालैंड की सबसे प्रभावशाली पार्टी है नागा पीपुल्स फ्रंट, और चूंकि नागा पीपुल्स फ्रंट महसूस करती है कि उत्तरी मणिपुर में नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो हमारे वोट बैंक है, इसलिए यहां पर भी वो अपने प्रत्याशियों को लड़ाती है, नागा लोगों को इनवाइट करने का प्रयास करती है, इसलिए नागा पीपुल्स फ्रंट भी यहां की एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी। और अगला पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। याद करो, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नागालैंड में भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। नेशनल पीपुल्स पार्टी पीए संगमा की पॉलिटिकल पार्टी, कॉनराड संगमा जो कि पीए संगमा के पुत्र है, ये एनपीपी से ही है, यही एनपीपी को संभाल रहे हैं, और कॉनराड संगमा आज के डेट में मेघालय के मुख्यमंत्री, यानी एनपीपी की मेघालय में सरकार है, एनपीपी की मेघालय में सरकार है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये चार प्रमुख यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पर चुनाव अपने कैंडिडेट की लड़वाती है, तो टीएमसी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी में है। बाकी यहाँ की रीजनल पार्टियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही। एक लंबे समय से यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में रही। 2017 में यहाँ चुनाव हुआ, पिछली बार 2017 में यहाँ पर चुनाव हुआ, फरवरी 2017 में। जब 2017 में यहाँ पर चुनाव हुआ, उसके पहले इबोबी सिंह की यहाँ पर सरकार थी। इबोबी सिंह कांग्रेस पार्टी के थे, इबोबी सिंह मेइतेई कम्युनिटी से थे। अब निश्चित रूप से कांग्रेस वहां पर किसी को लीडर के रूप में खड़ा करेगी तो मेइतेई को खड़ा करेगी, इतना समीकरण तो आपको भी पता है, ताकि मेइतेई का वोट उनको मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। तो मेइतेई कम्युनिटी के इबोबी सिंह एक लंबे समय से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहे। और यहाँ की कुछ समस्याएं जो थी, इन समस्याओं को संदर्भित करते हुए इन पर आरोप भी लगाए जाते रहे। इन्होंने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जिन घटनाओं ने इनको कटघरे में खड़ा किया, और यही मौका था जब यहां भारतीय जनता पार्टी को अपना जगह बनाने का मौका मिला। 2012 में जब चुनाव हुआ था, 2012 के चुनाव में बीजेपी 1 या 2 सीट पे थी, 1-2 आंकड़े ठीक से मुझे याद नहीं हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 38 सीट मिली हुई थी। 60 विधानसभा सीट है, 38 सीट मिली हुई थी। लेकिन जब 2017 में यहां पर चुनाव होता है, फरवरी 2017 में यहां चुनाव होता है, तो बीजेपी, मैंने आपको कहा है कि बीजेपी ने एक अलायंस बनाया नॉर्थ ईस्ट के लिए।
बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलायंस बनाया और हर राज्य में जो कांग्रेस की प्रतिस्पर्धी मजबूत पार्टी थी उसके साथ अपना अलायंस बैठा लिया। जैसे नागालैंड में हमने देखा तो उसने नागा पीपुल फ्रंट के साथ अपना अलायंस किया। असम में हमने देखा तो उसने असम गण परिषद के साथ अपना अलायंस किया। उस तरह से मणिपुर में किसके साथ वो अलायंस करती? मणिपुर की तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी, कोई सेकंड नंबर पर आई नहीं दूर दूर तक, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी, नंबर 1 पे आईएनसी। बीजेपी ने यहां पर अपना जो अन्य अलायंस था, जैसे मेघालय में इसका अलायंस एनपीपी से है, नेशनल पीपुल्स पार्टी से, कॉनराड संगमा की पार्टी से। पीए संगमा कांग्रेस में थे, पीए संगमा कांग्रेस से अलग हुए, शरद पवार के साथ मिलकर के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाया, एनसीपी बनाया। फिर इनको लगा कि हम अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, इन्होंने एनपीपी बना दिया और इन्हीं के पुत्र कॉनराड संगमा वहां पर मुख्यमंत्री है। मेघालय में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, वहां पर एनपीपी ने के साथ बीजेपी ने अपना अलायंस किया और वहां पर भी कांग्रेस को पछाड़ने में और अपने को स्थापित करने में सफल रही और वहां एनपीपी की सरकार है, कॉनराड संगमा की सरकार। उसी तरीके से यहां पर भी बीजेपी ने एनपीपी के साथ अपना अलायंस किया, यहां पर बीजेपी एनपीएफ के साथ अपना अलायंस किया। तो बीजेपी का जो अलायंस बना वो इनके साथ बना। 28 पे आ जाते हैं, हालांकि 28 पे आते हैं तो सत्ता में आने के लिए कितना सीट चाहिए? 31। 60 अगर सीट का है तो 31 पाएंगे तो सरकार बनाएंगे। इनको 3 चाहिए था इबोबी सिंह जी को। अब बीजेपी सबसे कम 21 पे है, यहां की सबसे लार्जेस्ट पार्टी 28 सीट पाई है। नजपा हिबतुल्लाह वहां की राज्यपाल रही। 4 सीट मिला एनपीएफ को, 4 सीट मिला और ये चले गए तो कितना बन गया इनका? ये हो गया 29। और फिर कुछ निर्दलीय और अन्य छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को मिलाकर के वहां बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही और 2017 में वहां पर बीजेपी की सरकार आ जाती है और वहां बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? वीरेंद्र सिंह। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह बनते हैं, एन वीरेंद्र सिंह। देख रहे हो आजकल हर जगह अगर राजनीतिक परिदृश्य पे आप नजर डालते होंगे तो इस तरह से चलता रहा है। उस पार्टी के विधायक उसमें चले गए, उस पार्टी के विधायक उसमें चले गए। जहां पर बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वहां पर तोड़-फोड़ का आरोप लगाया जाता रहा है कि बीजेपी वहां तोड़ देती है, बीजेपी वहां तोड़ देती है, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है, लेकिन इस तरह से सत्ता परिवर्तन होता रहा। अभी हाल ही में जून 2020 में इस तरह का एक पॉलिटिकल ड्रामा मणिपुर में भी दिखाई देता। अगर आप थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य पे नजर रखते होंगे तो मणिपुर में वीरेंद्र सिंह की पार्टी से या गठबंधन से 9 विधायक अलग हो जाते हैं, जिनमें 3 बीजेपी के थे। 3 बीजेपी के विधायक बीजेपी से इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी का विधायक घटकर के हो गया 18। और एनपीएफ और एनपीपी के लोग भी अलग हो जाते हैं। कुछ एनपीपी पूरा चारों का चारों, तो 4 और 3 7 और 2 और एनपीएफ नहीं होता है, 2 और, क्योंकि 17 था, याद करो। नागालैंड का समीकरण तो 18 में बिगड़ा, 18 में बिगड़ा जब नेफ्यू अलग होकर के पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। उसके पहले तो वहां एनपीएफ ही था और एनपीएफ और बीजेपी अलायंस था, तो वहां के एनपीएफ को टूटने का सवाल नहीं है, लेकिन एनपीपी वहां से अलग हो जाती और लगता है कि अब वीरेंद्र सिंह की सरकार चली जाएगी। ये जून 2020 की बात है, कुछ दिन पहले। इबोबी सिंह सरकार बनाने की तैयारी में लग जाते हैं और यही वो समय था जब अभी आपके जो असम के मुख्यमंत्री जो 2021 के चुनाव के बाद असम के मुख्यमंत्री बने हैं, सर्बानंद सोनोवाल की जगह पर विश्व शर्मा इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। एनपीपी के चारों विधायक को लेकर के वो मेघालय पहुंचते हैं, शिलोंग पहुंचते हैं और शिलोंग से इन सब को लेकर के वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में एक बैठक होती है और फाइनली वीरेंद्र सिंह अपनी सत्ता को बचाने में, अपनी सरकार को बचाने में सफल होते हैं। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल समीकरण है वो इसी तरह से चल रहा है। यानी आज के डेट में अगर हम कहें तो मणिपुर में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टी है और एनपीपी और नागा पीपुल्स फ्रंट की कहानी आपने देखी थी। यही आपके सामने एन वीरेंद्र सिंह है और ये आपके सामने ओकराम इबोबी सिंह है और ये सभी मेतेई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि मेतेई को साथ में लेकर के चले। अगर भारतीय जनता पार्टी मेतेई को छोड़ करके किसी नागा को या कुकी को अगर नेतृत्व देती तो मेतेई का सारा वोट इबोबी सिंह को मिल जाता और इबोबी सिंह को मिलता तो ऑटोमेटिक इबोबी सिंह चुनाव जीत जाते। समझने वाली बात है। तो वीरेंद्र सिंह इबोबी सिंह में से यानी मेतेई कम्युनिटी में से एक अच्छा खासा वोट लेकर के चले आएंगे और नागा और कुकी को साधने का काम पार्टी ऑलरेडी कर लेगी और उनका वोट भी इनको प्राप्त हो जाएगा। कहानी अब धीरे धीरे समझ में यहाँ का पॉलिटिकल गेम आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा यहाँ के उग्रवादी संगठन की बात करते हैं। असली कहानी तो यही है और जो समस्याओं को ध्यान में रख करके रखा गया। तो अब हम आ जाते हैं जनजातीय संघर्ष, अलगाववाद, उग्रवाद की समस्या। जब हम मणिपुर की कहानी देखते हैं तो यहाँ पर उग्रवादी संगठन का नाम याद रखोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए एक आउटलाइन आप बनाओ। मैंने अलग अलग कहा ना कि अलग अलग एथनिक कंफ्लिक्ट या अलगाववाद दिखाई देता है। एक मेइतेई का, दूसरा नागा का, तीसरा कुकी का और चौथा मुस्लिम का। इसलिए अगर हम लोग इन उग्रवादी संगठनों की भी बात करेंगे, जैसे पहले तो नागालैंड में हम लोगों ने सीधे देखा एक ही नागाओं का संगठन, उसी में से कुछ कुछ कट करके साथ मुहिवा गुट का प्लान गुट केके गुट बन गया, तो वहां तो समझ में आ गया। यहाँ अलग अलग देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसलिए यहाँ पर एक आउटलाइन बनाओ कि मेइतेई का उग्रवादी संगठन अलग, कुकी का अलग और नागा का अलग, मुस्लिमों का अलग। ये अलग अलग इनके उग्रवादी संगठन है और अलग अलग देश की मांग कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी सेपरेटिज्म की है। सेपरेटिज्म मतलब अलगाववाद की आइडियोलॉजी। इन संगठनों की आइडियोलॉजी सेपरेटिज्म की है। हम लोग इसमें 2 प्रमुख संगठनों की चर्चा से शुरू करते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी आपके सामने स्क्रीन पर है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए। 2 उग्रवादी संगठन यहाँ पर सबसे पहले गठित किए गए। एक यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये आपका ये है, ये दोनों
ये 1964 में समरिंद्र जी के नेतृत्व में गठित किया गया। समिंद्र के नेतृत्व में गठित किया गया 1964, राइट। और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है ये पीएलए 1978 में विश्वेश्वर सिंह के नेतृत्व में गठित किया गया। ये दोनों प्रारंभिक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर प्रारंभिक ऑर्गेनाइजेशन। और एक तीसरा प्रारंभिक ऑर्गेनाइजेशन है प्रीपैक कांगड़ी पैक, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगड़ी पाक मणिपुर का पुराना नाम है, ध्यान रखो, कांगड़ी पाक मणिपुर का पुराना नाम है। तो मणिपुर पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मणिपुर लिखने के बजाय बहुत सारे लोगों ने कांगड़ी पाक लिखा। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन यहां पुराना दिखाई देती। इनका उद्देश्य क्या था? क्योंकि ये मेइतेई कम्युनिटी के लोग थे, विश्वेश्वर सिंह मेइतेई कम्युनिटी के लोग थे, समरिंद्र मेइतेई कम्युनिटी के लोग थे, तुलाचंद मेइतेई कम्युनिटी के लोग थे। तो आपको जान कैसे होगा कि क्या मेइतेई के लिए अलग से देश की मांग कर रहे थे? नहीं, ये 1964 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जब बनाया गया समरिंद्र सिंह के नेतृत्व में, तो इनका उद्देश्य था मणिपुर के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग। जैसे नागालैंड चल रहा था, नागा लोगों के लिए अलग देश की मांग, इन्होंने मणिपुर के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर के एक संगठन बनाया और एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत करी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने अपने लिए एक सैन्य दस्ता गठित किया, इस कॉल मणिपुर पीपुल्स आर्मी। मणिपुर पीपुल्स आर्मी, आर्मी मतलब इनका सैन्य दस्ता, जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत हिंसक आंदोलन करेगी, हमला करेगी, अटैक करेगी, आदि आदि। ये हो गया यूएनएलएफ। इसके बाद पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगड़ी पाइप 1977 में बनाया गया, ठीक है। ये उसी में से टूट के बनाया था, तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए भी विश्वेश्वर सिंह के जब नेतृत्व में बनाया गया, तो इसका भी उद्देश्य था मणिपुर के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग। उसी में अलग अलग हम भी अपना बना दे, ये इस तरह से ढेर सारे यहां पर संगठन निकलते चले गए। और पीएलए का जो एक तरह से कहो पॉलिटिकल ग्रुप है, ये पीएलए का पॉलिटिकल ग्रुप है, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट नाम दे दिया। कई जगहों पर पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों बार बार नाम आ रहा है, एक लड़के ने पूछा था। रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट जो है वो पीएलए का पॉलिटिकल ग्रुप है, आरपीएफ। तो ये एक तरह से दोनों मान के चलो कि एक है, और ये जो है ये दोनों एक हो गए, ठीक है, एमपी। इसके बाद इसी में से कुछ कुछ मुद्दों पर टूट करके अलग अलग संगठन बनते चले गए। आपके प्रीपैक जो 1977 में बना, इन्हीं में से टूट करके एक संगठन बना कांगड़ी पाक कम्युनिस्ट पार्टी 1980 में, केसीपी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सवादी लेनिनवादी आइडियोलॉजी, माओवादी आइडियोलॉजी। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के आधार पर केसीपी बन गया। थोड़ा सा उद्देश्य अलग, आर्थिक मुद्दा फोकस्ड, और अपना एक अलग धारा लेकर के चल पड़ा। इसके बाद एक कहानी बनाई जाती है, और कहानी में क्या किया जाता है कि इन कुछ संगठनों को जोड़ करके एक केवाई केल, इसमें कौन कौन संगठन जुड़ गए? ये तीनों संगठन जुड़ गए, ध्यान से देखो। इन तीनों संगठनों को जोड़ करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता है केवाई केल। और फिर 2009-10 का समय जब आता है, तो इन लोगों को लगता है कि हम सबको मिलकर जो भी मणिपुर के लिबरेशन के लिए लगे, नॉट ओनली मेइतेई, ज्यादातर इसमें मेइतेई कम्युनिटी के लोग ज्यादातर थे, उसमें कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी एक लंबे समय से वहां रह रहे हैं, कि पूरे मणिपुर के लोगों के लिए एक पृथक देश की मांग को लेकर के ये सारा लोग मिलकर के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, एमपीएलएफ। अब सन इसमें याद करोगे तो कंफ्यूज होगे, एक ध्यान में रखना यहाँ पर है, तो कभी देखने पर एक समझ बनाने के लिए जरूरी है, ना तो इनको सबको लिखने की जरूरत है और ना ही सबको सन इसमें देने की जरूरत है। बट एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि यहाँ पर एक जो एजेंडा प्रारंभिक दौर में आया, वो मणिपुर को एक पृथक देश के रूप में आया, और मणिपुर में रहने वाली कुछ जनजातियां अलग अलग इंटरेस्ट को लेकर, मेइतेई की डोमिनेंसी के अगेंस्ट में एक इंटरेस्ट हो गया, या पृथक नागालैंड के विरोध में कुकियों द्वारा कई संगठन बनाए गए, तो नागाओं द्वारा कई संगठन बनाए गए। और जब वहां के लोकल लोगों ने बाहरी लोगों को भगाने की बात करी, तो मुस्लिमों ने अपने संगठन बना लिए। तो अलग अलग इतना आइडिया रहे, इतना पक्ष समझ में रहे, तो आप काफी कुछ लिख दोगे। एक दो संगठन का नाम भी याद रहेगा तो चले। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स। कुकी का खतरा कहां से था? कुकी का खतरा एक मेइतेई से था, क्योंकि सत्ता में भी मेइतेई, कांग्रेस पार्टी ज्यादा चूंकि बहुसंख्यक थी, तो अल्पसंख्यक हमेशा अपने को सुरक्षित महसूस करता है, प्रत्येक राज्यों में ऐसा देखा गया। दूसरा, ये जनजातियां थी और मेइतेई गैर जनजातियां थी। मेइतेई की भी डिमांड थी कि हमको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। अगर मेइतेई को शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया गया, तो मेइतेई किसका लड्डू में हिस्सा खा लेंगे, किसके विकास के लड्डू में अपना एक हिस्सा ले लेंगे। तो कुकी का जो शेड्यूल ट्राइब के रूप में जितने फंड, जितने प्रोग्राम का लाभ कुकी और नागा को मिलता था, जनजातियां थी, ये गैर जनजातियां भी जनजातियां बन जाती, तो उनका यहाँ पर भी एक इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। और कुकियों में एक इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था नागा का। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब ग्रेटर नागालैंड की बात उठी, मैंने कहानी आपको बताई थी कि कैसे 1980 में इसाक, मुइवा, कपलांग आदि लोगों ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएससीएन का गठन किया। फिर बाद में अलग अलग इसाक, मुइवा गुट, कपलांग गुट बना, और ग्रेटर नागालैंड की मांग इन्होंने रखी।
और ग्रेटर नागालैंड में क्या हो रहा था, नागा बहुल जितने इलाके हैं इन सबको मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। उसमें कुछ लोग राज्य पे भी सहमत हो रहे थे। तो जब इसाक मुइवा गुट राज्य पर सहमत होने लगा, और मैंने आपको बताया कि इसाक मुइवा गुट जब बातचीत करने के लिए तैयार हुआ, तो हुआ कि नागा बहुल इलाके को मिलाकर के एक नागालैंड राज्य फिर से बना दिया जाएगा। अब ये बताओ कि नागा बहुल इलाका उत्तरी मणिपुर में था, वो भी ग्रेटर नागालैंड में शामिल हो जाता। अब जब ग्रेटर नागालैंड में उत्तरी मणिपुर का नागा बहुल इलाका शामिल होता, तो उस नागाओं के गांव में, नागा बहुल गांव में जो कुकी थे वो भी इस ग्रेटर नागालैंड का पार्ट हो जाते। चूंकि एक कुकी मणिपुर में एक ठीक ठाक प्रभाव रखते थे, टोटल मणिपुर के पॉपुलेशन में लगभग 16% कुकी ट्राइब्स था, और पावर बैलेंस में इनका एक इंपॉर्टेंस था। लेकिन जब ग्रेटर नागालैंड बन जाता, तो ग्रेटर नागालैंड में सबसे टॉप पे कौन होता, नागा होते, और यहां पर कुकी सबसे छोटे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के रूप में हो जाते। और छोटे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के रूप में होने पर, छोटे एक माइनॉरिटी ग्रुप के रूप में होने पर इनकी स्थिति बहुत बदतर हो जाती। ये इनमें भय सता रहा था, ये नहीं चाह रहे थे कि नागा बहुल जो इलाका है मणिपुर का, इसको ग्रेटर नागालैंड में मिलाया जाए। ये मुद्दा इनके लिए नागाओं के साथ संघर्ष को जन्म दिया, और यही संघर्ष नागा कुकी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, यहीं पर नागा और कुकी के बीच क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मणिपुर के नागा लोग चाहते थे, मणिपुर के नागा कितना भी थे तो मेतेई के अधीन थे, मणिपुर पर मेतेई बहुसंख्यक समुदाय का दबदबा था। लेकिन अगर ग्रेटर नागालैंड में वो इलाका शामिल हो जाता, तो पूरे राज्य पर नागाओं का दबदबा होता। ये सोच के साथ मणिपुर की रहने वाली नागा जनजातियां इस बात के फेवर में थी कि ग्रेटर नागालैंड में उनके जिलों को शामिल किया जाए, लेकिन वहीं रहने वाली कुकी समुदाय के लोग इसके फेवर में नहीं थे। इस घटना ने नागा कुकी संघर्ष को जन्म दिया। कुकियों ने कहा बाहर ही लोग हैं, हमारे क्षेत्र में आ गए, इनको बाहर भगाया जाए। एक इंटरेस्ट जिसने कुकियों में को अलग संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया कि भाई कुकियों के लिए अलग राज्य, मेतेई की डोमिनेंसी ग्रेटर नागालैंड में मांग हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, तो हम लोग कहां रहेंगे, हम लोगों के लिए अलग देश, हम लोगों के अलग देश। और इसी सोच ने 1988 में कुकी नेशनल आर्मी को जन्म दिया, कुकी नेशनल आर्मी। और 1988 में कुकी नेशनल फ्रंट को जन्म दिया। 1988 में कुकी नेशनल फ्रंट का ही एक आर्मी वाला दस्ता था, कुकी नेशनल आर्मी। ध्यान रखना, तो 88 में पहले केनेफ आया, देन केने आया, या दोनों एक साथ हुआ। कुकी नेशनल फ्रंट और कुकी नेशनल आर्मी, एक सैन्य दस्ता जो सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को साथ लेकर के भारत से पृथक कुकियों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर के लड़ने लगी, हिंसक आंदोलन करने लगी। 88 का काल है, ध्यान रखना, यहाँ पर बातें हो रही थी कि सबको मिला के ग्रेटर नागालैंड बनाया जाएगा। इधर मेतेई की डोमिनेंसी तो थी ही ऑलरेडी नागालैंड पर, तो कुकी का इंटरेस्ट आप समझ चुके होंगे। और उसी संगठन के निर्माण के दरमियान 1992 में कुकी लिबरेशन आर्मी का जन्म होता है, कुकी लिबरेशन आर्मी। और ये सभी सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को आधार बना करके भारत से पृथक एक अलग देश की मांग, क्योंकि केले आया, केने के कुछ लोगों ने उनसे फटक हमारा अपना अलग संगठन होगा, अलग होकर के अपना संगठन बना दिया। बट शुरुआत आप देखोगे 80 के दशक में, 90 के दशक में विखंडन का काल माना जाता है, यानी उग्रवादी संगठन में से कई संगठन टूट टूट के अलग अलग नए संगठन बन जाते हैं। लेकिन 2008, 9, 10, 11, 12 में संलयन का काल आता है। ये उग्रवादी संगठन फिर से मिलकर के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्यों? ताकि और मजबूती प्रदान कर सके अपने आंदोलन को, क्योंकि सरकार इनको तोड़ती है और कहीं ना कहीं इनको तोड़ने में भी सरकार की भूमिका रही। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भी वहां पर सरकार के प्रतिनिधि थे, उनका अप्रोच यही होता था कि पहले इनको तोड़ के कमजोर किया जाए, और जब ये टूट करके कमजोर हो जाएंगे तब फिर इनसे बातचीत किया जाए, बातचीत करके कुछ को सरेंडर किया जाए, आधी इन पर कार्रवाई की जाए। और जब ऐसा होने लगा तब इनको समझ आया और इन लोगों ने फिर से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। तो कुकी में भी ये चीज दिखाई देता है। हर जगह आप देखोगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को जब हम लोग देखेंगे तो ये चीजें महसूस करेंगे, मिलिटेंसी को जब हम देखेंगे तो ये चीजें महसूस करेंगे। तो लास्ट में आकर के ये लोग 11 कुकियों का मिलिटेंट ग्रुप, मैंने बताया 11 मिलिटेंट ग्रुप मिलकर के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और एक मिलकर के अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हैं और एक अलग कुकियों के लिए भारत से पृथक देश की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और शामिल हैं। उसी में बातचीत चल रहा है, कार्रवाई समझौता चल रहा है, आदि। इसके बाद अगला आता है नागा मिलिटेंट ग्रुप। नागा मिलिटेंट ग्रुप में इसाक मुइवा गुट तो था ही, कपलांग गुट था ही, वो चल ही रहा था। टी मुइवा चूंकि उत्तरी मणिपुर के हैं, ध्यान दो, टी मुइवा जो है ये नागालैंड के रहने वाले नहीं रहे, क्योंकि नागा का संगठन चलाते थे, ग्रेटर नागालैंड की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन चला रहे थे, लेकिन ये रहने वाले नॉर्थ मणिपुर के, तो इस क्षेत्र में इनका भी प्रभाव ठीक ठाक रहा। इसलिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा गुट यहाँ का एक प्रमुख संगठन रहा। लेकिन इसके अलावा भी नागाओं ने जब कुकी के साथ संघर्ष शुरू हुआ, जब नागा कुकी संघर्ष शुरू हुआ, तो दो संगठन अस्तित्व में आते हैं, मणिपुर नागा रिवोल्यूशनरी फ्रंट, मणिपुर नागा रिवोल्यूशनरी फ्रंट, और दूसरा आता है यूनाइटेड नागा पीपल्स काउंसिल, यूनाइटेड नागा पीपल्स काउंसिल, यूनाइटेड नागा पीपल्स काउंसिल। और ये मर्ज हो जाते हैं एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दोनों, और ये बन जाता है मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट, मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट, एमएनएफ, पृथक नागाओं के लिए आंदोलन। क्लियर? अब चौथा मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी हमको दिखाई देता है मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप। 1993 में मणिपुर में, खासकर के घाटी के इलाके में, दक्षिण मणिपुर के घाटी के इलाके में, जहां मेतेई समुदाय के लोग ज्यादा थे, वहां पर एक आंदोलन उभर कर सामने आता है, बाहरी बना आंतरिक। मेतेई वाले बाहरी को फंगस करते, पीछे ही मैंने बताया था,
और बाहरी मुस्लिमों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत होती है। मारो भगाओ इनको अपने क्षेत्र से। इसको आप एक रीजनल मूवमेंट या रीजनलिज्म कर सकते हो। इस तरह के आंदोलन के लिए टेक्निकल शब्द दिया जाता है चित्रवाद। चित्रवाद की भावना, इस चित्रवाद का नकारात्मक रूप है, जहां अपने चित्र के साथ मेतेई या वहां के मणिपुर के लोगों का इस हद तक लगाव हुआ कि वो राष्ट्रवाद से ज्यादा चित्रवाद को तवज्जो देने लगे और वहां से बाहरी लोगों को मार मार करके भगाने लगे। बाहरी लोगों में मैक्सिमम कौन था? वहां के बांग्लादेशी मुसलमान। रिजल्ट, बांग्लादेशी मुस्लिमों ने भी जो एक लंबे समय से धीरे धीरे आकर के वहां रह रहे थे, पिछले 30-40-50 सालों से रह रहे थे। मैंने बताया भी था कि कब कब भारत में बांग्लादेशियों का आगमन होता है। आजादी के समय कुछ लोग आए, कुछ लोग भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस पीरियड में आए थे। कुछ लोग उसके बाद आते रहे, धीरे धीरे घुसपैठ होता रहा। तो एक लंबे समय से वहां रह रहे थे, क्यों जाएंगे? तो उन लोगों ने इन घटनाओं के रिएक्शन में एक संगठन बनाया, पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, PULF, पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, 1993 में। और इन लोगों ने मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में एक नया संगठन और बनता है 2007 में, इस्लामिक नेशनल फ्रंट, INF, इस्लामिक नेशनल फ्रंट। इन सब पर भारत सरकार, इन सभी संगठनों पर आप देखोगे भारत सरकार उपा के तहत प्रतिबंध लगाए हुए। भारत सरकार ने उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया। उपा मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आपने नाम सुना होगा। उपा के तहत इन सभी संगठनों पर को आतंकवादी उग्रवादी संगठन घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया गया। इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई चल रही है। तो ये भी दो संगठन, या ये भी एक वहां के मिलिटेंसी का, मणिपुर के मिलिटेंसी का, इंसर्जेंसी का एक रूप है। मुस्लिमों का कहा जाता है कि पाकिस्तान से भी इनको फंडिंग होती है, कहा जाता है कि ISI से, इस्लामिक स्टेट से इनको फंडिंग होती है, सऊदी अरबिया से इनको फंडिंग होती है। जब कभी हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ोगे आप लोग, पढ़ते होगे आप लोग, कि जो रोहिंग्या है उनका जो अपना संगठन है, उग्रवादी संगठन है, उनका भी अपना मिलिटेंट ग्रुप बना हुआ है। और उनका और इस मिलिटेंट ग्रुप का, चूंकि वहीं पर बॉर्डर नहीं है, एक अपना रिलेशन है, इन लोगों के बीच में बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होता है। जाके ये भी म्यांमार में उन लोगों के संगठन में रहते हैं और यहाँ आकर के अपने उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। एक इंसर्जेंसी का रूप यहाँ पर ये दिखाई देता है। ये है यहाँ का उग्रवादी संगठन। अब हम लोग आ जाते हैं घटनाक्रम पे। ये उग्रवादी संगठन में आपके सामने UNLF दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। आप देख रहे हो इनके संगठन के लोगों को। ये आपको दिखाई दे रहा PLA, इनका भी चुस्त दुरुस्त संगठन है। ये दो का ही मैंने यहाँ दिखाया, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं घटनाक्रम पर। ये कैसे कैसे कब कब हुआ, लगभग मैंने एक आउटलाइन अभी ही आपको दे दिया। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। कहानी शुरू होती है मणिपुर का भारत में विलय के साथ। 21 सितंबर 1949 तक मणिपुर भारत का भाग नहीं था। ये भारत से अलग था। ये भारत से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था, स्वतंत्र देश के रूप में था। राजा थे। जब हमारे यहाँ विलय की प्रक्रिया शुरू हुई, जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको भारत संघ में शामिल करने का प्रयास शुरू किया गया। और इसी प्रयास का परिणाम हुआ 21 सितंबर 1949 को मणिपुर भारत संघ में शामिल हुआ। इसके बाद जब मैंने कहानी पीछे की बताई थी कि असमी भाषा बिल, विधेयक को लागू करने की जब बातें होने लगी, असमी की डोमिनेंसी जब बढ़ने लगी, अहोम की डोमिनेंसी बढ़ने लगी, क्योंकि असम का पार्ट था, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी अलग अपने लिए जनजातियों के लिए राज्य बनाने की बातें उठी, मैंने आपको बताया अभी तक। और धीरे धीरे इसी क्रम में सरकार ने 21 जनवरी 1972 को 3 पृथक राज्यों का गठन किया, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। पहले बता चुका हूं। इस तरह से 1972 में मणिपुर एक पृथक राज्य बना। अब कहानी 1972 के बाद की ही करनी है, क्योंकि पीछे की चर्चा इसमें जरूरत नहीं है। 1964 से, क्योंकि हमारा फोकस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पे है, सेपरेटिज्म पे है, स्वायत्तता की मांग पे है, इंसर्जेंसी पे है, उग्रवाद पे है, यहाँ के पॉलिटिकल फेनोमेना पे नहीं है। तो हमको राजनीति की कहानी यहाँ नहीं बतानी है। जो प्रश्न हमारे यहाँ बनेगा वो इसी के संदर्भ में बनेगा। तो 1964 से मैंने बताया कि मेइती समुदाय, जो कुल जनसंख्या का लगभग 50% है, द्वारा समिंद्र सिंह, नॉट समरिंदर सिंह, इसको ध्यान देना, समिंद्र सिंह के नेतृत्व में UNLF का गठन, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन करके एक संप्रभु राष्ट्र हेतु हिंसक आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। क्लियर है? हिंसक आंदोलन प्रारंभ किया जाता है 1964 से। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ये विभिन्न गुटों जैसे UNLF, पीपुल लिबरेशन आर्मी, PLA, विशेश्वर सिंह, प्रीपैक, RK तुलाचंद आदि में विभक्त होकर यह आंदोलन आज भी जारी है। क्लियर है? मैंने मोटा मोटी आइडिया दिया। 1980 से कुकी द्वारा, 80 इसलिए मैंने कहा कि 80 में ही गठित हुआ था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो वहीं से एक तस्वीर दिखाई देने लगी थी कि कुकियों के लिए अलग, क्योंकि ग्रेटर नागालैंड तो नागाओं का होगा, कुकियों के लिए अलग देश चाहिए। 1980 से ही कुकी द्वारा नेशनल फ्रंट, KDF और कुकी नेशनल आर्मी का गठन करके कुकी हेतु 5 पहाड़ी जिलों मतलब मणिपुर का जो 5 पहाड़ी जिला है वो जनजाति बहुल जिला है, वो जनजातियों वाला जिला है। और जो घाटी का दक्षिण घाटी का इलाका जिसका क्षेत्रफल कम है लेकिन चूंकि आबादी ज्यादा है, इसलिए इसको 4 जिलों में बांटा गया। टोटल 9 जिले मणिपुर में रहे। तो 5 पहाड़ी जिले जो ऊपर वाले हैं और अन्य क्षेत्रों को मिलाकर, अन्य क्षेत्र मतलब जो नागालैंड में कुकी है, ध्यान दो मेरी बात को, जो नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर से सटे हुए जो क्षेत्र है वहां पर भी कुकी आबादी है, थोड़ा बहुत। असम से भी सटे हुए कुछ क्षेत्रों में कुकी आबादी है, जो मणिपुर के उत्तरी मणिपुर के पश्चिमी असम है उस क्षेत्र से। तो इन सबको मिलाकर, अन्य क्षेत्रों को मिलाकर पृथक राज्य, अलग संप्रभु राज्य की मांग हेतु हिंसक आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया। कुकी की कहानी क्लियर बता चुका हूं। दक्षिण मणिपुर के कुछ मुस्लिम संगठनों PULF,
और आईएनएफ इस्लामिक नेशनल फ्रंट आईएनएफ, ठीक है, दक्षिणी मणिपुर के द्वारा भी एक पृथकतावादी आंदोलन शुरू कर दिया गया। पृथकतावादी आंदोलन, सेपरेटिज्म या सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर शुरू कर दिया गया अलग देश की मांग को लेकर। अब ध्यान रखना ये सब स्वायत्तता की मांग से भी जुड़ेगा, क्योंकि स्वायत्तता क्या है, स्वायत्तता की मांग क्या है, पृथक राज्य की मांग क्या है, स्वायत्त परिषद की मांग क्या है, और पृथक देश की मांग क्या है, सेपरेटिज्म क्या है, अंतर है, और रीजनलिज्म क्या है, हमेशा ध्यान में रखो। बट सबके बेस में रीजनलिज्म है, जहां सेपरेटिज्म है वहां पे रीजनलिज्म है, जहां पृथक राज्य की मांग है वहां पे रीजनलिज्म है, जहां स्वायत्त क्षेत्र की मांग उठ रही है वहां पे रीजनलिज्म है। तो रीजनलिज्म कॉमन कंसेप्ट है, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट अगर अपने संविधान के दायरे में रख करके अपने क्षेत्र के हितों के लिए बात करते हो और अपने क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की मांग करते हो तो ये वैधानिक है, ये कोई गलत नहीं है। और हमारा संविधान इस तरह के रीजनलिज्म को परमिट करता है, हमारा संविधान इस तरह की मांगों को परमिट करता है। ये संविधान सम्मत मांग है, झारखंड राज्य की मांग, झारखंड के जनजातियों द्वारा की गई, ये कोई गैर वैधानिक मांग नहीं है। इस तरह का क्षेत्रवाद परमिटेड है इंडिया में, हमेशा ध्यान दो। और क्षेत्रवाद को अक्सर हम नकारात्मक संदर्भ में लेते हैं, जहां क्षेत्र के साथ जो अटैचमेंट है वो अंध लगाव के रूप में बन जाता है। वो इतना अंध लगाव हो जाता है कि व्यक्ति क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने लगता है और क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ दुराव और उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई को अंजाम देने लगता है, गैर कानूनी तरीके से अपनी मांग को बनवाने का प्रयास करता है। ये क्षेत्रवाद का, ये रीजनलिज्म का नेगेटिव कंसेप्ट है। हमको अपने क्षेत्र के साथ लगाव है और हम क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्षेत्रवाद का सकारात्मक संदर्भ। अपने क्षेत्र के लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं, क्षेत्रवाद का स्वायत्त परिषद की मांग कर रहे हैं, क्षेत्रवाद का सकारात्मक संदर्भ। लेकिन अपने क्षेत्र के लिए अगर हम अलग देश की मांग कर रहे हैं, क्षेत्रवाद का नकारात्मक संदर्भ, या अलग राज्य की मांग हिंसक तरीके से कर रहे हैं, नकारात्मक संदर्भ। अगर हम कानूनी तरीके से कहें कि हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर किया जाए, बाहर के लोग हैं, सकारात्मक संदर्भ क्षेत्रवाद का। लेकिन अगर हिंसक तरीके से उनको हम बाहर भगाने लगे, ये क्षेत्रवाद का नकारात्मक संदर्भ है। और ऐसे ही क्षेत्रवाद को हम एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, एक समस्या के रूप में देखते हैं, जो किसी भी देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी समस्या है। तो पृथकतावादी, अलगाववादी शब्द का जब मैं इस्तेमाल करूं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पृथकतावादी आंदोलन जारी, इसके बाद नागा संगठनों द्वारा भी उधर ग्रेटर नागालैंड की मांग जारी थी और कुछ अन्य संगठन भी बना करके अपनी मांग को जारी रखे हुए थे। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1992 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड द्वारा ग्रेटर नागालैंड के मुद्दे पर नागा कुकी संघर्ष तेज हो गया। 1992 में, 1992 का मतलब हुआ क्या, नागा राज्य की बात होने लगी। 1992 में नागा राज्य की बात, ग्रेटर नागालैंड राज्य के मुद्दे पर। अलग देश की जब मांग उठी थी तो 80 के दशक में लोग कह रहे थे कुकी का अलग देश हो, चलेगा। लेकिन जब ग्रेटर नागालैंड राज्य का मुद्दा आया तो नागा कुकी संघर्ष तेज हो गया, ठीक है। और इसके बाद 1990 के दशक में मैदानी इलाके में रहने वाले, मैदानी इलाके में क्लियर मेइतेई, मैदानी इलाके में रहने वाले मणिपुरी तथा बाहरी लोगों, जान दो बाहरी लोगों, मुख्यतः पंगलस मणिपुरी मुस्लिमों को कहा जाता है। फंगस होता है ना, फंगस का एक अपभ्रंश है। मणिपुरी मुस्लिम और मैंग, जो बाहरी लोग हैं हिंदू, उनको मैंग कहा जाता है, और बाहरी मणिपुर के मुस्लिम जो है वो फंगस कहा जाता है, के बीच संघर्ष हुआ 1990 में। और जब ये संघर्ष हुआ तभी मुस्लिमों ने अपना संगठन बनाना शुरू किया, अपनी रक्षार्थ एक संघर्ष शुरू हो गया। इस तरीके से वहां पर इंसर्जेंसी अलग अलग एथनिक ग्रुप के द्वारा शुरू की जाती है, क्लियर है। 1990 के बाद से मेइतेई, यूएनएलएफ, प्रीपैक, टीएलए द्वारा बाहरी लोगों को, ये सब मिल गए, मणिपुरी बना बाहरी लोगों को, मुख्यतः पंगलस को मणिपुर से बाहर भगाने हेतु हिंसक आंदोलन तीव्र कर दिया गया 1990 से। जब हिंसक आंदोलन तीव्र किया गया, प्रतिक्रिया स्वरूप इन बाहरी लोगों, तब जाकर रिएक्शन में प्रतिक्रिया स्वरूप इन बाहरी लोगों द्वारा, मुख्य रूप से बांग्लादेशी मुस्लिम कर सकते हो, इनके द्वारा भी अपना संगठन का निर्माण किया गया। बांग्लादेशी मुस्लिमों द्वारा विभिन्न सैन्य संगठनों का, यूएलएफ और आईएनएफ इस्लामिक फ्रंट का गठन करके जवाबी हिंसक कार्रवाई प्रारंभ और संघर्ष। एक आउटलाइन मैंने यहां पर दे दिया आपको, एथनिसिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेटिज्म, स्वायत्तता की मेइतेई और 5 पहाड़ी जिलों के जनजातियों के बीच संघर्ष। ये भी संघर्ष का एक रूप था, ये भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का। मेइतेई और 5 पहाड़ी जिलों में रहने वाली जनजातियां, घाटी के लोग और पहाड़ी लोग, यहां भी एक संघर्ष है जो आगे दिखाई देगा। मेइतेई और 5 पहाड़ी जिलों के जनजातियों के बीच संघर्ष, जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच संघर्ष। ट्राइबल एथनिसिटी, जनजातीय निर्जातीयता और गैर जनजातीय निर्जातीयता का उभार और इनके बीच में संघर्ष, क्लियर है। जून 2015, अब सीधे हम आ जाते हैं लेटेस्ट। ये संघर्ष इस तरह से चलता रहा, अलग अलग गुट बन करके, अलग अलग एथनिक ग्रुप बन करके, और आपस में संघर्षरत रहे, या फिर अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के, अलग अलग देश की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन जारी रखे। जून 2015 में मेइतेई, अब यहां पर जो संघर्ष बढ़ता है बच्चा, वो संघर्ष बढ़ता है बाहरी बनाम अंदरूनी का, बाहरी बनाम अंदरूनी का संघर्ष यहां पर तेज होने लगता है। बाहरी बनाम अंदरूनी का संघर्ष यहां पर तेज होने लगता है। असम में चुनाव की कहानी बनती है, बांग्लादेशी मुस्लिमों को बाहर भगाने की बात उठती है। इधर यहां पर तेजी से बांग्लादेशी मुस्लिमों का घुसपैठ बढ़ता जाता है। रिजल्ट होता है कि मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग को लेकर के आंदोलन तेज हो जाता है। आंदोलन आगे और तेज होता जाता है। अब इस आंदोलन के पीछे की एक और कहानी हम सुन ले। एक आंदोलन के पीछे की कहानी या तेज होने की कहानी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत तेजी से बढ़ रहा था।
2011 से लेकर के 2021 के आसपास तक में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर एक आंदोलन तीव्र होता है कि नागालैंड की तरह, मिजोरम की तरह, अरुणाचल प्रदेश की तरह इनर लाइन परमिट को लागू किया जाए। इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करते हैं, सड़क पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच एक और घटना घटित होती है। ये घटना घटती है मणिपुर सरकार द्वारा। किसकी सरकार? इबोबी सिंह की सरकार द्वारा। इबोबी सिंह की सरकार 3 विधेयक लेकर के आते हैं। इबोबी सिंह की सरकार 3 विधेयक लेकर के आते हैं 31 अगस्त 2015 को। ये डिस्प्यूटेड बिल था। पहला बिल था प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपुल्स बिल 2015। ये प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपुल्स बिल जो है वो मणिपुरी और बाहरी लोगों को डिफाइन करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मणिपुर और बाहरी लोगों को डिफाइन करता है। और 51 के बाद जो बाहर के लोग आए हैं, याद करो असम वाला मूवमेंट, उनको बाहरी के रूप में डिफाइन करके उनको बाहर भगाने की बात करता है कि जो भी 51 के बाद इंडिया में आए हैं, मणिपुर में आए हैं, वो बाहरी होंगे, वो विदेशी होंगे, बांग्लादेशी, उनको बाहर किया जाए। तो उसको डिफाइन करने के लिए बिल लाया गया था। निश्चित रूप से इस बिल का समर्थन लगभग सभी करेंगे, इस बिल का कोई विरोध नहीं करेगा। दूसरा बिल जो था वो ध्यान दो, मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स बिल 2015। और तीसरा बिल जो था वो था मणिपुर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट बिल 2015। दोनों की कहानी एक ही है। इन दोनों को आप देखोगे तो ये दोनों मणिपुर में जमीन को खरीदने और बसने के बारे में प्रोविजन करता है। लेकिन एक प्रोविजन में एक खेल था, क्योंकि बीजेपी वहां पर दिल्ली में सत्ता में आ चुकी थी 2014 में। बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में अपना सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। सर्बानंद सोनोवाल के साथ टाई अप करके वहां असम में अपना सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही थी, नागालैंड में कर रही थी, मणिपुर में भी अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। इबोबी सिंह जो एक लंबे समय से कांग्रेस की सत्ता को वहां पर बनाए हुए थे, कोई विपक्ष तक नहीं था, मजबूत विपक्ष तक नहीं था। उनको लगा कि मेइतेई, बीजेपी की मेइतेई के वोट को साधने में लगी हुई थी। मेइतेई वहां का सबसे बड़ा कम्युनिटी था। इबोबी सिंह को लगा कि मेइतेई का वोट न जाए हाथ से, इसलिए इबोबी सिंह ने मेइतेई कम्युनिटी के फेवर में ये 2 कानून बना दिए। एक कानून तो पूरे के पूरे मणिपुर वासियों के फेवर में था, लेकिन ये दोनों कानून मुख्यतः मेइतेई के फेवर में था। या क्या मेइतेई के फेवर में था कि घाटी के लोग भी पहाड़ी इलाकों पर जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, अपना दुकान बना सकते हैं और वहां बस सकते हैं। ध्यान दो, इसके पहले प्रोविजन नहीं था। जनजातीय क्षेत्र में जैसे होता है कि बाहरी लोगों को रखने से रोकने के लिए बहुत सारे भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के प्रोविजन हुए हैं, बने हैं। तो यहां पर भी प्रावधान था कि उन 5 पहाड़ी जिलों में गैर जनजाति के लोग, घाटी के लोग वहां जाकर के नहीं बस सकते हैं, वहां दुकान नहीं खोल सकते हैं, वहां बिजनेस व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन ये दोनों कानून घाटी के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के बसने, वहां दुकान खोलने, बिजनेस करने का प्रोविजन देता है, जमीन खरीदने का प्रोविजन देता है। निश्चित रूप से इस दोनों कानून का विरोध कौन करेगा बच्चा? तो निश्चित रूप से इस दोनों कानून का विरोध, इस कानून का विरोध करेंगे मुस्लिम्स, राइट, और इस कानून का विरोध करेंगे कुकी और नागा। मुख्य रूप से कुकी और नागाओं ने इस कानून का विरोध किया। इस विधेयक के विरोध में वहां का जमकर हिंसा हुई। हिंसा की स्थिति यह हो गई कि गोलियां चली, लोग मारे गए तो डेड बॉडी को वहां के लोगों ने उठने नहीं दिया। एक लंबे समय तक डेड बॉडी को जलाने नहीं दिया। कहा कि इस बिल को वापस लेना है। फाइनली ये बिल पारित नहीं हो पाया बच्चा। ये दोनों नीचे वाला दोनों बिल, बट वहां पर किस दिशा में कहानी जा रही है, किस दिशा में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का तनाव जा रहा है, क्या क्या इंटरेस्ट है, ये बयान करती है। इसी बीच पहाड़ी जनजातियों द्वारा, मैंने कहा कि जब बिल लाया गया तो पहाड़ी जनजातियों द्वारा उपरोक्त बिल का विरोध किया गया और इसे वापस लेने हेतु हिंसक आंदोलन। इनके अनुसार क्या है, यह कानून पहाड़ी इलाकों में गैर जनजातियों को बसने और जमीन खरीदने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए पहाड़ी लोगों ने इनको अपने हितों के विरुद्ध माना और इसका विरोध करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद एक और घटना घटती है दिसंबर 2016 में। इबोबी सिंह की जो सरकार है ये मणिपुर के 9 जिलों का विभाजन कर देती है और 7 और 9 जिलों को बनाती है। यही वो कहानी है। इबोबी सिंह की सरकार 2016, दिसंबर 2016 में असम में बीजेपी की सरकार गठित हो चुकी थी। दिसंबर 2016 में बीजेपी की सरकार गठित हो चुकी थी। बीजेपी बहुत तेजी से बीरेंद्र सिंह के चेहरा को आगे करके, मेइतेई समुदाय के बीरेंद्र सिंह के चेहरा को आगे करके मणिपुर में सत्ता को हासिल करने में लगी हुई थी। अब इस सत्ता को बचाने के लिए इबोबी सिंह ने एक ऐसा समीकरण बनाया। जिलों का विभाजन के पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य होता है, प्रोजेक्शन होता है कि इससे डेवलपमेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है कि वोट को इस तरीके से सजा दो कि हमेशा हमारे लोग ही उस चुनाव में जीत पाए। और ये विभाजन किया गया था नागा को बाहर करने के लिए। इबोबी सिंह को था कि मेइतेई का वोट तो हम ले लेंगे, इबोबी सिंह को था कि कुकी का वोट भी हम ले लेंगे, लेकिन इबोबी सिंह को था कि नागा पीपुल्स फ्रंट, नागाओं के साथ चूंकि अलायंस है किसका, बीजेपी का, तो नागा वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को चला जाए तो नागाओं की राजनीतिक प्रभावशीलता को कमजोर करने के लिए कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं एक छात्र के रूप में आपको ये सब चीजें इस तरह से नहीं लिखनी है, पर समझने के लिए एक आरोप लगाया गया कि इबोबी सिंह ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस 9 जिले को में और 7 जिले, इसी 9 जिले से काट काट करके इस तरह से 7 जिलों का गठन किया, टोटल 16 जिले बना दिए। रिजल्ट हुआ कि नागा समुदाय द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। स्थिति यह बनी कि नागा समुदाय ने पूरे के पूरे मणिपुर का चक्का जाम कर दिया। बाहर से पूरा सब चीज आना बंद हो गया, पेट्रोल आना बंद हो गया, बहुत सारी चीजें जो बाहर से आती थी, हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया एक लंबे समय तक। मणिपुर के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस थी इन उग्रवादियों के द्वारा, खास करके नागाओं के द्वारा। ये घटना भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर 2016 दिसंबर की बात है और इसी बीच में ये मणिपुर है, ये मणिपुर के 7 नए जिले बन गए, आपके सामने स्क्रीन पर है।
आप कभी आराम से फुर्सत में इसको खुलकर के इन जिलों को देख सकते हैं, एक समझ बना सकते हैं। अब 16 जिले मणिपुर, वीरेंद्र सिंह की सरकार आ गई और वीरेंद्र सिंह की सरकार ने मणिपुर पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में पारित किया। वीरेंद्र सिंह की सरकार ने मणिपुर प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में पारित किया। उधर नागाओं से बातचीत हो रही थी, जान दो उधर नागा समझौता हो चुका था, नागा एकॉर्ड पे साइन हो चुका था 2015 में। ये हल्ला उठ रहा था कि मणिपुर को काट करके ग्रेटर नागालैंड राज्य का गठन किया जाएगा। मणिपुर की भी सरकार इस अगेंस्ट में, मणिपुर के लोग नाराज न हो तो भले बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो, वीरेंद्र सिंह की ही सरकार क्यों ना हो। वीरेंद्र सिंह की सरकार ने भी कहा कि भाई इसमें मणिपुर के लोगों से, मणिपुर से सलाह लेना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इसमें प्रतिक्रिया दी, असम की सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी। ऐसा कैसे हो सकता है? और उधर मणिपुर के हित में काम करते हुए वही वाला बिल, मणिपुर पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा में पारित कर दिया। ये बिल मणिपुर और बाहरी लोगों को डिफाइन करता है। कहानी समझ में आ रही है बच्चा? और ये विधानसभा में पारित हुआ और 26 जुलाई 2018 को एक और चीज कानून पारित किया गया, इनर लाइन परमिट बिल। इसमें कहा गया कि इनर लाइन परमिट को मणिपुर में भी लागू किया जाएगा। इनर लाइन परमिट बिल को पारित किया गया और फाइनली 10 दिसंबर 2019 को इनर लाइन परमिट मणिपुर में लागू हुआ। 10 दिसंबर 2019 को इनर लाइन परमिट मणिपुर में लागू हुआ। अब मैं यहां पर बता दूं कि इनर लाइन परमिट क्या है, कई सारे बच्चों का सवाल है। ये किसी काम से अगर आप 3 राज्यों में जाते हो, पहले से का मतलब अब 4 हो गया। अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट लागू था, नागालैंड में इनर लाइन परमिट लागू था और मिजोरम में इनर लाइन परमिट लागू था। यानी इन राज्यों में जाने पर आपको एक प्रकार से अलग से, जैसे होता है कि हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहां से वीजा बनवाते हैं, वहां होता है कि हमको कितने दिन के लिए जाना है, कब लौट आएंगे, उस तरीके से आपको एक प्रकार का परमिट लेना होता है। ये परमिट लेने के बाद ही आप इस क्षेत्रों में जा सकते हैं और उसमें वेल डिफाइन होता है कि आपको कब लौट आना है। परमिट का डेट खत्म होने के बाद आप वहां पर नहीं रुक सकते। बड़ा क्लियर है कि बाहरी लोग यहां ना तो रह सकते हैं, ना बच सकते हैं, ना रोजी रोटी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो वहां के लोग हैं वही रहेंगे, बाहरी लोग नहीं। इसलिए इनर लाइन परमिट जिन जिन राज्यों में वहां लागू रहा, वहां पर अवैध घुसपैठ को इसने काफी हद तक नियंत्रित किया। बाहरी लोगों का जाकर के वहां बसने का काफी हद तक इन्होंने नियंत्रित किया। वहां के जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको में होने वाले बदलाव को इन लोगों ने काफी हद तक इस परमिट में नियंत्रित किया। यही कारण रहा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में बहुत ज्यादा अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो पाए। पहले से था वही रहा थोड़ा बहुत। 10 दिसंबर 1919 को मणिपुर में भी इनर लाइन परमिट को लागू कर दिया गया। बाकी नहीं, यहां पर भी अब बाहरी लोगों के घुसपैठ को रोकना चाहिए और ये इनर लाइन परमिट बाहरी लोगों के घुसपैठ को कर दिया। अब आगे से घुसपैठ नहीं होगा। बट मुद्दा बात वही आती है कहानी की जो पहले से, और पहले से है मतलब जो मणिपुर पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल था, मणिपुर पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल को केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि फिर बारी आई सीएए की। अब यहां पर कहानी बनती है सीएए। जब एनआरसी होता है, 19 लाख लोग दिसंबर 2017 को, 31 दिसंबर 2017 को एनआरसी की पहली रिपोर्ट प्रकाशित होती है, याद होगा आपको। फिर दूसरी 2018 में प्रकाशित होती है और 31 अगस्त 2019 को इसकी अंतिम रिपोर्ट आती है। 10 दिसंबर 2019 को लागू। इससे एक जो परिदृश्य क्लियर होता है, वो परिदृश्य ये होता है, मणिपुर या अगल बगल मेघालय आदि के राज्यों में भी एक भय होता है कि जो 19 लाख लोग असम में हैं, उनके मन में डर है कि अब हम बाहर कर दिए जाएंगे। कहां से बाहर? असम से बाहर। उनके लिए सुरक्षा क्या है कि वो असम को छोड़कर के अन्य राज्यों में चले जाए, क्योंकि एनआरसी तो असम का हुआ है, भारत का एनआरसी नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ भी कि फिर असम के बहुत सारे लोगों ने मेघालय और मणिपुर में जाना शुरू कर दिया। मणिपुर से लगा हुआ जो असम का इलाका है, वहां से लोगों ने मणिपुर में जाना शुरू कर दिया। या कहो तो मणिपुर की सरकार, मेघालय की सरकार को एक डर हुआ। उस समय आप न्यूज पढ़ोगे तो मणिपुर की सरकार ने, मेघालय की सरकार ने तत्काल एक नियम लागू कर दिया कि बाहर के लोग कोई भी आएंगे उनको एक यात्रा दस्तावेज बना करके आना होगा। बाहर के लोग ऐसे ही नहीं प्रवेश करेंगे। एक डर हो गया। और जब ये आ जाएंगे तो सीएए के तहत इन लोगों को, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है, चाहे वो मणिपुर में ही क्यों ना हो, भारत सरकार फिर से किसी न किसी रूप में यहीं पर एस्टैब्लिश करेगी। इसलिए जो पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल मणिपुर वाला था, उसको मणिपुर सरकार पर लागू करवाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार का जो अप्रोच था कि जो पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल जो है मणिपुर का, वो सीएए के अगेंस्ट में है, सीएए उसके अगेंस्ट में है। इसलिए उसको लागू करने के संदर्भ में सरकार का नकारात्मक, केंद्र सरकार का रवैया नकारात्मक रहा। बट वहां पर अब बाहरी बनाम अंदरूनी का एक कंफ्लिक्ट विद्यमान है। मणिपुर में भी एनआरसी की मांग की जा रही है कि यहां भी एनआरसी किया जाए, यहां पर भी बाहरी लोगों को बनाया जाए। यहां पर भी जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो चुका है ढेर सारा, उन लोगों को बाहर किया जाए। ये मुद्दा वहां पर आज भी बना हुआ है और ये जो लेटेस्ट करंट जो कहानियां है वो इस मुद्दे को बयान करती है। आपके सामने मैंने रख दिया। ये थी मणिपुर की कहानी। तो उम्मीद है कि मणिपुर का एक आउटलाइन आपको मिल गया और एट प्रेजेंट ये समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, हालांकि ये इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप तुलना करोगे 10 साल पहले से, तो 10 साल पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है। सरकार लगातार इन मिलिटेंट ग्रुप से बातचीत करती रही है। सरकार लगातार इन लोगों के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता करती रही है, या जरूरत पड़ने पर इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर रही है सरकार। उधर सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। तो इस दिशा में प्रयास चल रहा है। बट अभी भी ये सब एथनिक ग्रुप आज भी विद्यमान है। सेपरेटिज्म के जो आंदोलन है वो आज भी विद्यमान है। एक संगठन से समझौता होता है तो उसी में से कट करके एक दूसरा जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो अपना डिमांड को लेकर के आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये सच है कि लगातार बातचीत करना,
लगातार इनको आत्मसमर्पण कराना, सरकार तरह तरह के आत्मसमर्पण की पॉलिसी लेकर के आती है, योजनाएं लेकर के आती है। जो उग्रवादी आत्मसमर्पण करते हैं उनको पुनर्वासित किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ताकि उग्रवादी गतिविधियों को छोड़ करके लोग मुख्यधारा में शामिल हो, आत्मसमर्पण करें। इस तरह का सरकारों का प्रयास कर रही है। इससे हम कह सकते हैं कि इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी काफी हद तक उग्रवाद मणिपुर में कमजोर हुआ है, नागालैंड में भी कमजोर हुआ है, हमने देखा मणिपुर में भी कमजोर हुआ है। इधर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी अपना रहा हो, अपना समीकरण, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपना समीकरण, पॉलिटिकल समीकरण बैठाती रही, स्त्री लागू करती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को भी गति दिया गया है और इन सब ने धीरे धीरे मणिपुर में भी विकास को तीव्र किया है और इन सब चीजों को दूर किया जा सका है। सरकार ने कुछ और चीजें की है। म्यांमार के साथ समझौता किया ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। म्यांमार के साथ समझौता करके जो भी आपके सामने एक मैंने दिया है उग्रवादी कैंप, जो भी इस क्षेत्र में आपके उग्रवादी कैंप थे, इन पर कार्रवाई की। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैंने बताया है। कपलान ग्रुप ने मणिपुर में ही, मोरेह में ही, मैंने आपको बताया था 4 जून 2015 को कपलान ग्रुप का जब नया संगठन बना था, उन्होंने 18 हमारे सेना के जवानों को मारा था और 10 जून 2015 को हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। वो मणिपुर का ही इलाका था। ये मणिपुर का ही मोरेह वाला इलाका है आपका, यहाँ पर ये मोरेह, इसको मोरेह 2 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी ढेर सारे मिलिटेंट ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं। अभी अभी सरकार ने वहां के दोनों क्षेत्र के, सरकार के लिए भी जरूरी है कि दोनों क्षेत्र के लोगों पर एक विश्वास बहाल किया जाए, ताकि वो नागा मिलिटेंसी से, जो मिलिटेंट ग्रुप है, उनके प्रभाव में न आकर सरकार के ऊपर विश्वास करे, मुख्य धारा में लागू रहे। एक लंबे समय तक नागा लोग विदेशी कहते थे भारत के लोगों को, लेकिन धीरे धीरे अब नागा लोग भी मुख्य धारा में आ रहे हैं, वोटिंग हो रहा है। पिछले चुनाव में 78% वोटिंग हुआ था नागालैंड जैसे राज्य में। सोचो, जो भारत को अपना देश कभी नहीं मानते रहे, लेकिन 78% मतदान कहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग शामिल हो रहे हैं। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बन रहा है। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के प्रथा, परंपरा, कल्चर, संस्कृति को ध्यान में रखे। इसलिए सरकार बहुत सारी बॉर्डर क्षेत्र के लिए योजनाएं अलग से चलाती है वहां पर। यही नहीं, सरकार उन्हीं के बगल में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि म्यांमार क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए भी सरकार योजना लेकर के आई है। म्यांमार का, आपके भारत और म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है नागालैंड और मणिपुर में, उस बॉर्डर में जो म्यांमार का एरिया है, म्यांमार के एरिया के लिए बहुत सारी विकास योजनाएं भारत सरकार चला रही है। क्योंकि म्यांमार में कौन रह रहा है? म्यांमार में नागालैंड, मणिपुर की जनजातियों के मामा, फूफा, चाचा, जीजा रह रहे हैं, उन्हीं के साथ के लोग रह रहे हैं। तो मणिपुर और नागालैंड में रहने वाली नागा जनजातियों या कुकी को लगेगा कि नहीं भाई, सरकार ठीक है, वहां भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। और इसी सबको संदर्भित करते हुए अभी अभी सरकार ने पिछले 1 साल पहले एक प्रोविजन लाकर के म्यांमार के लोगों को, भारत के लोगों को म्यांमार जाने का रास्ता साफ कर दिया। तो बिना वीजा के भारत के लोग म्यांमार जा सकते, मोरेह के रास्ते। पहले से भी 16 किलोमीटर वाली कहानी मैंने बताई ही थी आपको कि लोग आ जा सकते हैं, अपने नातेदारों, रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। भारत के लोग जाकर के म्यांमार में बाजार कर लेते हैं, वहां मार्केटिंग करके आ जाते हैं। ये सारी चीजें सरकार कर रही है। तो ये आपका, अब मणिपुर से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्टेट, अगला टॉपिक नॉर्थ ईस्ट अपडेट्स में यही मोरेह है। यही मोरेह है बच्चा। यही चांडेल में हमला हुआ था 4 जून को, हमारे सैनिक मारे गए थे। और यही पर 10 जून 2015 को हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सेना के जवानों ने किया था। ये मैप है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट अपडेट्स में। मिजोरम, मिजोरम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के मैप में मिजोरम कहां है आपके दिमाग में होना चाहिए? मणिपुर का दक्षिण इलाका, याद है, ऊपर में नागालैंड, नागालैंड के ऊपर लटका हुआ अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अगर हम कहें तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे दक्षिणी इलाका जो है वो मिजोरम है। अगर हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे दक्षिणी इलाका है वो मिजोरम, और ठीक मिजोरम से जब आप पश्चिम उत्तर की तरफ बढ़ते हो, मिजोरम से उत्तर, तो थोड़ा सा पूर्व साइड पे, उत्तर और थोड़ा पूर्व में मणिपुर। मैं भी दिखा नहीं रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट का मैप दिखा चुका हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए मैपिंग। आपके जीएस में ज्योग्राफी एक मेजर पार्ट है मैपिंग। मिजोरम के पूर्व में म्यांमार होगा, मिजोरम के दक्षिण में बांग्लादेश, मिजोरम के दक्षिण में बांग्लादेश का इलाका, चकमा वाला इलाका, मिजोरम के दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश वाला इलाका, मिजोरम के उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा का इलाका। उत्तर पश्चिम, एकदम पश्चिम नहीं, पश्चिम ही है पर थोड़ा उत्तर के पोर्शन से लगा हुआ पश्चिम, और मिजोरम के ठीक ऊपर में असम का इलाका। यही है मिजोरम। हमारे मैप में अगर हम मिजोरम के मानचित्र को देखते हैं तो ये है मिजोरम, आप देख सकते हो। मिजोरम के ऊपर मणिपुर आपका मैप, मिजोरम के पूरब में म्यांमार, और म्यांमार के बाद यहां हम आ जाते हैं बांग्लादेश, जो नीचे नीचे मिजोरम के नीचे नीचे म्यांमार जाता है, बांग्लादेश। मिजोरम के दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश, मिजोरम के उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा, राइट, और फिर मिजोरम के यहां ठीक ऊपर में असम। यह है आपका मिजोरम। मिजोरम पहाड़ों से भरा राज्य, पूरा का पूरा यह भी पर्वतीय क्षेत्र है। लुसाई पर्वत नाम सुना होगा आपने, ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। मिजोरम का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन आपके सामने है, 10 लाख आबादी है यहाँ की, 10-11 लाख के आसपास। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं सारा डेटा आपके सामने देता हूं। यहां पर सबसे बड़ी आबादी
क्रिश्चियन की है, ईसाई धर्म मानने वाले की है। तो निश्चित रूप से ट्राइबल कम्युनिटी भी यहाँ ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो कि ट्राइबल कम्युनिटी 94.5%, तो निश्चित रूप से क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यहाँ ज्यादा है, 87.16% यहाँ पर क्रिश्चियन। इसके बाद 2.75% हिंदू है। ये हिंदू जो उत्तरी मिजोरम है, उत्तरी मिजोरम जो असम से लगा हुआ है, वहां पर हिंदू रहते हैं। त्रिपुरा से सटा हुआ जो मिजोरम है, वहां पर हिंदू रहते हैं। 2.75% हिंदू है। और उसी क्षेत्र में कुछ मुस्लिम भी है, लेकिन बहुत ही कम मुस्लिम है, 1.35% मुस्लिम। और रिलीजन बेस्ड अगर हम डेमोग्राफी देखते हैं तो 8.51% यहाँ पर बौद्धिस्ट है, बुद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग। तो सबसे धार्मिक आधार पर सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर ईसाई धर्म मानने वालों की है। और ईसाईकरण किनका किया गया? तो जनजातियों का किया गया। तो सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी 94.5% इस मिजोरम में। एरिया 21,087 किलोमीटर का एरिया है। 10 लाख आबादी रहती है, तो निश्चित रूप से जनगणना तो बड़ा ही कम होगा। बट एक आइडिया मिल गया होगा केवल मैं कहूँ कि लिटरेसी रेट यहाँ का क्या होगा, कम या ज्यादा? तो आप कहोगे ज्यादा, क्योंकि ईसाई जब 87.16% है तो निश्चित रूप से लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। नागालैंड में ईसाई ज्यादा है तो लिटरेसी रेट ज्यादा है, मेघालय में ईसाई ज्यादा है तो लिटरेसी रेट ज्यादा है, यहाँ पर भी लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। पिक्चर क्लियर हो रहा है? ये यहाँ का डेमोग्राफी है। इस संदर्भ में जब हम देखते हो, ये आपके यहाँ सबसे बड़ी जो ट्राइब्स कम्युनिटी है, ट्राइब्स पे थोड़ी चर्चा कर ले, तो सबसे बड़ी जो जनजातीय समुदाय है यहाँ की वो मिजो है, मिजो ट्राइब्स। मतलब मिजोरम में जो सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है, सबसे बड़ी जो जनजातीय आबादी है वो मिजोरम, राइट? ये मिजोरम में मिजो लोग हैं, इस वक्त मिजो जनजाति के लोग। इसके बाद कुछ जनजातियां हैं तो थोड़ी थोड़ी आबादी है। हवाल थोड़ी आबादी है, मारा थोड़ी आबादी है, इस तरह की कुछ जनजातियां हैं। चकमा को भी, ब्रू, ये सब थोड़ी थोड़ी जनजातियां हैं। पर सबसे बड़ा जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो मिजोरम, मिजो है। ध्यान रहे, मिजो जनजाति, इनका अपना अलग कल्चर, अलग टाइप के लोग, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, एसटी का दर्जा इनको मिला हुआ है। बाकी छोटी छोटी जनजातियां, और इनका भी कहीं ना कहीं संबंध म्यांमार से। एक एथनिक ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के सदस्य म्यांमार में भी लोग रहते हैं। आगे हम देखते हैं लिटरेसी रेट 91%। कहा जाता है कि केरल के बाद भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कोई है तो मिजोरम है। 91% यहाँ साक्षरता दर है। 8 जिले हैं मिजोरम में, ध्यान से देखो। 40 विधानसभा सीट है, 8 जिले हैं। लोकसभा का 1 सीट है और राज्यसभा का 1 सीट है। 40 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा का सीट, 1 राज्यसभा का सीट। हमारे दिल्ली में लोकसभा के प्रतिनिधि 1 होते हैं मिजोरम से, और 1 राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं। वहां के विधानसभा में 40 सदस्य होते हैं, और ये मिजोरम राज्य 8 जिलों में बटा हुआ। अगर हम यहाँ के भूगोल की बात करें तो पूरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र का है। यहाँ आप बहुत मैदानी नहीं देख सकते, पूरा का पूरा पहाड़ ही है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से होगी, और चूंकि जनजातियां हैं तो पिछड़ी भी होगी, ये भी बड़ा क्लियर है। तो पहाड़ी क्षेत्रों की प्रधानता है, झूम खेती की प्रधानता है, चारों तरफ पहाड़ है। तो अगर हम टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो मिजोरम की पहाड़ियों का कभी भी वीडियो में ढेर सारा आपको मिल जाता है, यूट्यूब वगैरह पर आप देखोगे तो काफी रमणीक इलाका है, और यहाँ पर भी टूरिज्म के डेवलपमेंट की संभावना है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म के डेवलपमेंट की संभावना है। तो दुर्भाग्य है कि इंसर्जेंसी इतना ज्यादा यहाँ पर रहा कि ये चीजें नहीं हो पाई। पहाड़ी क्षेत्रों की प्रधानता यहाँ पर है। अगर हम यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। 80% लोग कृषि कार्यों में शामिल है। यहाँ का 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का काम करता है, और ज्यादातर झूम खेती, यानी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। फलों की खेती, केवल धान वान की ही खेती नहीं, फलों की खेती यहाँ पर की जाती है। फल वगैरह की भी खेती पर बल दिया जा रहा है आजकल। बागवानी फसलों की प्रधानता, जंगल है, पहाड़ है, तो बागवानी फसलों की प्रधानता ज्यादा होगी। खेतों वाला जो फसल है या कृषि है उसकी प्रधानता कम होगी। ये यहाँ की कहानी, यहाँ की अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करते हैं यहाँ की समस्या पर। तो गरीबी और पिछड़ापन यहाँ की 2 प्रमुख समस्याएं हैं, गरीबी और पिछड़ापन। और जहां भी गरीबी और पिछड़ापन होता है वहां कई और समस्याओं का उभार हो जाता है। इस गरीबी और पिछड़ापन ने कहीं ना कहीं उग्रवाद को यहाँ पर जन्म दिया है। तो उग्रवाद के उद्भव में भी, मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी के उद्भव में भी ये गरीबी और पिछड़ापन एक बहुत बड़ा कारण रहा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और ये उग्रवाद अलगाववाद के रूप में रहा है, यानी यहाँ पर भी अलग देश की मांग को लेकर के उग्रवादी गतिविधियां संचालित होती रही है और हो रही है। हालांकि काफी हद तक शांत हो चुका है, बट उग्रवाद और अलगाववाद गरीबी और पिछड़ापन के बाद दूसरी बड़ी समस्या। इसके बाद 2 और छोटी समस्याएं हैं। एक को हम नृजाति संघर्ष कह सकते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे, चूंकि यहाँ जहां पर बहुत बड़ा कम्युनिटी होता है और उसी की डोमिनेंसी होती है, वहां छोटे कम्युनिटी के लोग उनके साथ टकराते नहीं है, लड़ाई नहीं हो पाती है, तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। लेकिन अगर कोई बड़ी कम्युनिटी, एथनिक ग्रुप कई सब ग्रुप में बटा हुआ है तो वहां एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की संभावना ज्यादा होती है। नागालैंड में नागा एथनिक ग्रुप कई छोटे छोटे सब ग्रुप में बटा हुआ था, इसलिए वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर मिजो जो है वो बहुत छोटे छोटे सब ग्रुप में नहीं बटा हुआ, इसलिए यहाँ पर मिजो के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन वहां पर जो अन्य छोटी छोटी जनजातियां, ट्राइबल कम्युनिटी है, हमारा है, मारा है, ये आपस में भी लड़ते रहते हैं, इनके भी संघर्ष चलता रहता है। कुछ इस तरह की जनजातियों में संघर्ष चलता रहा है, या ये मिजो के साथ थोड़ा बहुत संघर्ष रहे, ब्रू मिजो के साथ संघर्ष रहे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक है, ब्रू अल्पसंख्यक रहे हैं, हमारा अल्पसंख्यक रहे हैं यहाँ के लिए, ये भी जनजाति है, इनको भी ट्राइबल कम्युनिटी का दर्जा मिला हुआ। चकमा यहाँ के अल्पसंख्यक रहे हैं, तो इनमें भी कहीं ना कहीं मिजो के साथ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट
की समस्या है। इसके बाद ब्लू समस्या एक अलग है, इसका समाधान अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, भारत सरकार ने किया है। तो ब्लू समस्या पर थोड़ी आपको समझ होनी चाहिए। ये सामान्यतः ब्लू समस्या के बारे में मैं यहां पर जो बताऊंगा, तो जब पढ़ाते समय बता दूंगा, तो ये कम से कम जीएस के लिए भी एक बहुत बड़ा पक्ष है ब्लू प्रॉब्लम। और ऑप्शनल में जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। तो ब्लू समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। अब बारी आती है अवैध घुसपैठ की। तो अवैध घुसपैठ यहां पर कहां से होगा? तो निश्चित रूप से बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो बांग्लादेश का अवैध घुसपैठ होगा, लेकिन नहीं होगा। यहां बांग्लादेश का अवैध घुसपैठ होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बांग्लादेशी मुस्लिम यहां नहीं आ पाए हैं, इनर लाइन परमिट लागू रहा। तो फिर अवैध घुसपैठ कहां से? तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कुछ तस्करी वगैरह के लिए, हथियारों की तस्करी वगैरह के लिए उन क्षेत्रों को यूज किया जाता था, और इस तरह के घुसपैठ या रोहिंग्या लोग भी कुछ इस क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ करते रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, और उस समझौते में जो भी सीमा के डिस्प्यूट्स थे, जो बॉर्डर से संबंधित डिस्प्यूट्स थे भारत बांग्लादेश के बीच, वो भारत और असम के क्षेत्र से लगा हुआ था, भारत और असम बांग्लादेश और मिजोरम के क्षेत्र के साथ लगा हुआ था, बांग्लादेश और त्रिपुरा के क्षेत्र के साथ लगा हुआ था। तो उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया। ये समस्याएं काफी हद तक कंट्रोल हुई है। एक तरह से कहो तो सारी समस्याएं कंट्रोल हुई है, बट ये ही प्रमुख समस्याएं यहाँ की रही है। बट इनमें सबसे बड़ी समस्या गरीबी और पिछड़ापन की है, जो आज भी बनी हुई है। बाकी समस्याओं पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज की डेट में असम काफी हद तक एक शांत राज्य के रूप में गिना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के शांत राज्यों में मिजोरम का नाम आप ले सकते हो, असम नहीं, मिजोरम का नाम आप ले सकते हो। यहाँ की प्रमुख समस्या है। राजनीति की अगर हम बात करें, समस्या और कांग्रेस पार्टी दोनों रहे हैं। मिजोरम के बारे में हम जान चुके हैं कि 1972 में इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, और 1987 को मिजोरम एक स्वतंत्र राज्य बना। तो जब राज्य बना तो उस समय मिजो नेशनल फ्रंट, जो एक लंबे समय तक मिजोरम में संघर्ष किया था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट हुआ, और ये एक लंबे समय तक यहाँ सत्ता में बरकरार रहता है। और उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी मिजो लोगों के ही लोगों को आगे करके उनको नेता बना करके, और चूंकि राष्ट्रीय पार्टी थी तो ये भी यहाँ पर एक लंबे समय से सत्ता में रही। बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन यहां पर भी बीजेपी क्या करती है कि जो भी कांग्रेस की प्रतिस्पर्धी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ अपना अलायंस करती है, तो यहां पर भी बीजेपी का अलायंस किसके साथ है? एमएनएफ के साथ है, मिजो नेशनल फ्रंट। ये मिजो नेशनल फ्रंट वही है जो 1960 से ही अलग मिजोलैंड देश की मांग को लेकर के आंदोलन करता रहा, हिंसक आंदोलन करता रहा, उग्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा। लेकिन भारत सरकार का जब एमएनएफ के साथ समझौता हुआ था, मिजो समझौता हुआ था, मिजो एकॉर्ड हुआ था इन 1986, और तब जाकर के 87 में अलग मिजोरम राज्य का गठन हुआ था, तब से मिजोरम जो है एमएनएफ जो है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वहां चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है। बीजेपी ने जब नॉर्थ ईस्ट में अपना राजनीतिक विस्तार का प्रयास शुरू किया, तो इसने यहां पर एमएनएफ के साथ अपना अलायंस किया। ठीक है, एमएनएफ के फाउंडर लाल डेंगा थे। मैंने कहा था कि 1959-60 में ही लाल डेंगा ने एक संगठन बनाया, मिजो नेशनल फ्रंट, और इसी संगठन के बैनर तले लाल डेंगा ने मिजोलैंड की मांग को लेकर, एक अलग देश मिजोलैंड की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। और जब 87 में समझौता हुआ तो यही लाल डेंगा एमएनएफ पार्टी के रूप में चुनाव लड़े, और ये लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सबसे बड़े बड़े उग्रवादी मिजोरम के, जिन पर सैकड़ों हत्याओं का केस चला, जो कई नरसंहार के लिए जिम्मेदार रहे, और वो कालांतर में आज भारत के राजनेता हैं, भारत के इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये हैं लाल डेंगा। यही है तू लाल डेंगा खा। अगर कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा उग्रवादी समूह, एक लंबे समय तक उग्रवादी गतिविधियों में शामिल समूह, भारत के लिए आतंकवादी समूह, भारत के लिए आतंकवादी। और जो रामथांगा भी, ये भी एक बहुत बड़ी आतंकवादी रहे। दोनों भारत के लिए आतंकवादी रहे, उग्रवादी रहे, और इन दोनों पर सैकड़ों हत्याओं का केस चला है। लेकिन जब समझौता हुआ था तो हुआ था कि सब चीजें हटा दी जाएगी। अब आइए, भारत सरकार ने वहां के लोगों को भारत संघ के साथ जोड़ने के लिए, वहां के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए इस तरह का समझौता किया। परिणामतः इनके ऊपर से भी ये सारे के सारे आरोप हटाए गए और इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर दिया गया। परिणामतः लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। 1987 के बाद जब मिजोरम सरकार बनी, लाल डेंगा वहां के सीएम बने, और लाल डेंगा के ही सहयोगी रहे उग्रवादी, जो भारत के बाहर लंदन में रहकर के भारत में उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। लंदन में भी रहे थे, लाल डेंगा भी लंदन में रहे थे, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहकर के तब तक मिजोलैंड देश की मांग के लिए लड़ते रहे, लंदन में जाकर के लड़ते रहे। आज जो रामथंगा भी लड़ते रहे। आज जो रामथंगा सीएम है मिजो नेशनल फ्रंट के, और मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी का अलायंस है, और बीजेपी ने समर्थन किया है जो रामथंगा को। यहां पर 2018 में चुनाव हुआ, और नवंबर 2018 में चुनाव के पहले 2 टर्म तक, पिछले 10 सालों तक, यानी 2013 के चुनाव में भी और 2013 के पहले 2008 के चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। और लाल थानहावला ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आईएनसी के नेता रहे, ये पिछले 10 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इनके पहले फिर जो रामथंगा थे, जो पीछे के मैं फोटो में आपको मैंने दिखाया, वही जो रामथंगा उग्रवादी। फिर कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतती है, फिर कांग्रेस पार्टी 2 टर्म चुनाव में सत्ता बनाती है, सरकार बनाती है। लाल थानवाला 2 टर्म तक यहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, और फिर 2018 के चुनाव में फिर से मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी के अलायंस से यहां पर
मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में आती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ढेर सारा सीट ला करके यहाँ सत्ता में बनी रहती थी, इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीट कम हुआ, मिजो नेशनल फ्रंट का सीट बढ़ा और उनके साथ एलायंस करने से भाजपा को भी यहाँ 8 सीटें मिली। मेरे ख्याल से 7-8, एक आंकड़े कम हो सकते हैं, लगभग 7-8 सीटें भाजपा ने भी यहाँ पर प्राप्त की और मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर के यहाँ पर सरकार का निर्माण किया। तो ये है यहाँ की पॉलिटिक्स। यहाँ के पॉलिटिक्स में बहुत उतार चढ़ाव नहीं, सीधा सीधा है, ये है। अब हम आते हैं यहाँ पर उग्रवादी संगठन की बात। तो आज के डेट में एक लंबे समय तक यहाँ पर उग्रवादी संगठन कौन था? एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट, एक लंबे समय तक। लेकिन आज अगर हम किसी उग्रवादी संगठन की बात करते हैं तो लगभग मैंने कहा कि यहाँ पर उग्रवाद शांत हो चुका है, काफी हद तक खत्म हो चुका है। लेकिन एचपीसीडी एक उग्रवादी संगठन है जिसकी चर्चा हम थोड़ी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई विशेष नहीं है। और काफी हद तक सरकार ने इस तरह की इंसर्जेंसी को समाप्त करने का प्रयास किया है, दूर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी अलग अलग कुछ छोटे छोटे कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग देश की मांग को लेकर के इंसर्जेंसी विद्यमान रही, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूरी आबादी मिजो की है, मैक्सिमम, छोटे छोटे देश की मांग को शांत किया सरकार ने। सरकार कैसे शांत करती है? ऐसे लोगों की मांग को स्वायत्त परिषद का गठन करके शांत कर देती है। आप कहेंगे अलग देश की मांग, तो सरकार कहेगी भाई अलग देश तो कैसे दे सकते हैं? अंगनी जापू फीजो जी, याद करो, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अलग देश संभव नहीं। आप राज्य ले लो, नागालैंड राज्य बना दिया जाता है। हम अपने ही देश को काट करके अपने को कमजोर क्यों करें? लेकिन जब लोग अलग राज्य अलग देश की मांग करते हैं और राज्य बनाने लायक भी स्थिति नहीं रहती, अब छोटे छोटे जिलों को और छोटे छोटे ब्लॉक को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर एक अलग कम्युनिटी होती है और सरकार को भी लगता है कि ये बहुसंख्यकों के समक्ष ये अल्पसंख्यक है, इनके विकास में उपेक्षा हो सकती है। इसलिए सरकार क्या करती है कि एक स्वायत्त परिषद का गठन, याद होगा पीछे हम लोगों ने 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को पढ़ा था, 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, तो 6ठी अनुसूची के प्रावधान में उन क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित करके उनके लिए जिला स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर स्वायत्त परिषद के गठन का प्रावधान है, जहां उन्हीं के चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, अपना परिषद बनाएंगे और वो अपना डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो एक ही राज्य में इस तरह के छोटे छोटे कम्युनिटी के लिए अलग अलग स्वायत्त परिषद का गठन करके इस तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मिजोरम सरकार ने इस तरह की समस्याओं का समाधान वहां किया। अगर हम मिजोरम को इस तरह के मैप में देखते हैं कि इस तरह के मुद्दे कहां हैं, तो जितना भी इलाका आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, ये सब मिजो कम्युनिटी का है, सब मिजोरम जनजाति के लोग हैं, मिजो जनजाति के लोग हैं। लेकिन फिर अलग अलग कलर में यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो पिंक कलर में आपका दिखाई देता है, ये हमार ट्राइब के लोग हैं, हमार, जो अपने अलग हमारे देश की मांग के लिए एक संगठन बना करके लड़ते रहे, जो मैंने पीछे उग्रवादी संगठन को दिखाया, हमारे देश की मांग। इसके बाद यहां पर ये जो है, ये मारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मारा भी एक ट्राइबल ग्रुप है, इनको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया और ये भी अपने लिए एक मारा लैंड की मांग कर रहे हैं। ये जो कलर है हल्का सा ग्रीनिश में आपको दिखाई दे रहा है, यहां लाई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लाई कम्युनिटी, ये लाई भी एक शेड्यूल ट्राइब है, ये अपने लिए एक लाइला अलग देश की मांग के लिए इनके कुछ लोग अपना संगठन बना करके लड़ना शुरू कर दिया। यहां पर आप जो देख रहे हो, ये इलाका जो है, ये चकमा, चकमा के बारे में आगे एक टॉपिक में अरुणाचल प्रदेश में जिक्र करूंगा। अभी भारत सरकार ने वहां पर के लिए एक प्रोविजन किया, इनको भारत का नागरिकता प्रदान किया गया, तो इनकी मैं चर्चा करूंगा। ये चकमा बांग्लादेश से आए थे, मिजोरम के ठीक दक्षिण में जो बांग्लादेश का इलाका है, वहां से ये इंडिया में प्रवेश किए थे। वहां पर एक लंबा चौड़ा दंगा हुआ था, उसकी कहानी मैं बताऊंगा। लेकिन वो इसी रास्ते से गए थे, मिजोरम के रास्ते से गए। इसके बाद उनको अरुणाचल प्रदेश में कैंप में रखा गया। तो यहाँ मिजोरम में भी कुछ चकमा लोग विद्यमान है। भारत सरकार ने इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया, लेकिन इनके यहाँ भी कुछ लोग हैं जो चकमा लैंड की मांग को लेकर के इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी ग्रुप बना करके लड़ रहे हैं। और ये जो है, ये ब्रू ट्राइब के लोग हैं, ब्रू जनजाति, इनको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है और ये भी अपने लिए एक संगठन बना करके अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों के लिए हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह के मिजोरम में छोटे छोटे इंसर्जेंसी चल रही है, लेकिन इतनी छोटी है कि इस इंसर्जेंसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंस होगा जहां जहां, वो चीजों की चर्चा मैं आपको कर दूंगा। यहाँ मिजो कम्युनिटी की डोमिनेंसी है, मिजो कम्युनिटी ही यहाँ पर है, इन्हीं की चुनी हुई सरकार विद्यमान है और ये लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर कोई इस तरह का सेपरेटिज्म बहुत बड़ा मजबूत नहीं है। एक लंबे समय तक 60 से लेकर 87 तक चला था, अलग मिजोलैंड की मांग को लेकर के लालटेन का नेतृत्व में वो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन ये छोटा छोटा है, तो इन सभी को स्वायत्त परिषद का दर्जा दे चुका है। ध्यान रखो, मारा लोगों के लिए जिला स्वायत्त परिषद का गठन करके इनकी मांगों को 1972 में ही शांत करने का प्रयास कर दिया गया। लाई लोगों के लिए भी एक स्वायत्त परिषद का गठन करके, जिला स्वायत्त परिषद का गठन करके इनकी मांगों को दूर करने का प्रयास किया गया। उधर हमारे लोगों के लिए भी स्वायत्त परिषद का गठन करके उनकी इस तरह की अलग देश की मांगों को शांत करने का प्रयास किया गया। चकमा लोगों के लिए भी स्वायत्त परिषद का गठन कर दिया गया है कि वो अपना चुने हुए प्रतिनिधि अपना डेवलपमेंट करेंगे। उनको लगता है कि अगर मिजो की डोमिनेंसी में उनका हित उपेक्षित हो रहा है तो अपना डेवलपमेंट को खुद करे, लेकिन मिजोरम राज्य में इनको रहना होगा। इस तरीके से सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास मिजोरम सरकार ने किया है। पर फिर भी इनके कुछ लोग हैं जो अपना संगठन बना के अपना इस तरह की मांगों को लेकर के लड़ते रहे हैं और इनका जगह जो है वो म्यांमार है। म्यांमार में, बर्मा में रह करके, बांग्लादेश में भी रह करके, बट बांग्लादेश उतना ज्यादा नहीं है, म्यांमार में रह करके अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। म्यांमार में भी बहुत सारे उग्रवादी संगठन है, ध्यान रखिएगा। तो उन उग्रवादी संगठनों के साथ भी इनका लिंकेज होता है और उनके साथ मिलकर के यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब हम आते हैं घटनाक्रम पर, राइट। घटनाक्रम हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि
72 में 1972 में 21 जनवरी 1972 में मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और 20 फरवरी 1987 को इनको पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम राज्य जो है 1972 के पहले असम का एक जिला हुआ करता था। मिजोरम राज्य जो है, आज का जो मिजोरम राज्य है, 1972 के पहले असम का दक्षिणी एक जिला था, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका था। इसमें मीजो जनजातियां रहती थी। वहां पर एक व्यक्ति हुआ लाल डेंगा, इसका तस्वीर हम लोगों ने देखा, और इन्होंने 1959 और 60 में एक संगठन बनाया, मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट का गठन जो हुआ था वो एक सिविल सोसाइटी के रूप में हुआ था। सिविल सोसाइटी मतलब मिजो लोगों के हितों को लेकर के सरकार से बातचीत करना, सरकार पर दबाव बनाना, उनके हितों के लिए लड़ना। 1959 के आसपास, इधर 57 के आसपास मैंने आपको बताया था कि असमी भाषा को राजकाज की भाषा जब घोषित की जा रही थी, उसको लेकर के माहौल बना हुआ था, तो मिजो लोगों को भी लगने लगा कि असमी लोग हर जगह काबिज हो जाएंगे, उनके हितों की उपेक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण रहा, और अन्य कम्युनिटी के लोग भी, नागा कम्युनिटी के लोग भी अपने मुद्दे को लेकर के लड़ रहे थे, अन्य जनजातियां भी लड़ रही थी। तो लाल डेंगा ने भी इसी रूप में एक सिविल सोसाइटी का गठन करके मिजो के हितों के लिए बात करना शुरू किया। 1960, 1961, 62, 63, 64, 65, 66। हालांकि 62, 65 तक भारत सरकार जो थी वो चाइना के साथ युद्ध में व्यस्त थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त थी। 63 में अलग नागालैंड राज्य का गठन किया जा चुका था, बट 66 में घटना घटती है। मिजोरम जंगलों का इलाका है, पहाड़ों का इलाका है, और यहां पर बांस के जंगल बहुत सारे। अगर भारत में बांस का सबसे बड़ा जंगल अगर कहीं पाया जाता है तो मिजोरम में पाया जाता है। और 1966 में बांस के जंगलों में बांस में फूल निकल आए। फूल निकल आए तो क्या होगा? इस फूल से क्या होने वाला है? बांस के फूल से क्या होने वाला है? इन जंगलों में आप चाहोगे तो बांस के फूल का ढेर सारी चीजें बनती है। बांस के फूल का अचार बनता है, मेघालय में आपको मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाओगे बांस के फूल का अचार आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि बांस हर जगह है। इनके हस्तकरघा से लेकर के उद्योग से लेकर हस्तशिल्प जितनी भी चीजें हैं उसमें बांस का प्रयोग किया जाता है। जब बांस के पेड़ में फूल उगाए और बरसों बाद फूल उगे थे, इस तरह का फूल, इतना ज्यादा मात्रा में फूल जनरली नहीं उगता है। इसने पूरे नागालैंड की कहानी, मिजोरम की कहानी को बदल दिया। कहानी यूं बदला कि बांस के फूल उगने से चूहे की भरमार हो जाती है, क्योंकि चूहों का एक बहुत बड़ा आहार होता है बांस का फूल। जहां भी इस तरह के बांस के फूल, जब मिजोरम के इतिहास में बांस के फूल उगे हैं भारी मात्रा में, चूहों की भरमार हो गई है। मिजोरम में चूहे की भरमार हो गई। एक लंबे समय तक चूहे इन बांस के फूलों को खाते रहे, और जब उनका भोजन खत्म हो गया तो उन्होंने अटैक किया मिजोरम के जो पहाड़ी इलाकों के गांव थे उन पर, फसलों पर, और धीरे धीरे मिजोरम की सारी फसल को इन चूहे खा गए। ये बांस का जंगल चारों मिजोरम में चारों तरफ फैला हुआ है, तो बांस का फूल खाने के बाद ये फसल में आए और पूरा का पूरा फसल खा लिया। गांव का गांव पूरा मिजोरम खत्म कर दिया इन्होंने। परिणाम हुआ कि मिजोरम में भयानक अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, और भारत सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त रही, चाइना के साथ युद्ध में व्यस्त रही। उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध में, या पाकिस्तान और बाकी चीजों को मैनेज करती रही। अकाल के समय में पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म हुआ था, उधर ही ध्यान रहा भारत सरकार का, या तो असम सरकार का इस दिशा में कोई बहुत सार्थक प्रयास नहीं किया गया। जो सपोर्ट मिजोरम को मिलना चाहिए था, मिजोरम के लोगों को मिलना चाहिए, तो सपोर्ट नहीं मिला। एक सिविल सोसाइटी के रूप में मिजो नेशनल फ्रंट ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। असम की सत्ता पर अहोम हिंदुओं का कब्जा था, अहोम हिंदुओं का वर्चस्व था, और इन घटनाओं ने कहीं न कहीं मिजो लोगों में असंतोष को जन्म दिया। हालांकि बेचारे सारे मिजो जनजाति थे, तो सब में असंतोष तो नहीं आएगा, लेकिन वहां लिटरेसी रेट ईसाई काल में, अंग्रेजी शासन काल में ठीक ठाक हो रही थी, और इन नेताओं ने उनको कन्विंस किया, लाल डेंगा ने उनको कन्विंस किया। स्थिति ऐसी हुई कि 1966 में लाल डेंगा ने मिजो को भारत से अलग एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम को भारत से अलग एक स्वतंत्र देश, आजाद देश घोषित कर दिया, और मिजोरम को भारत से जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग था, जो असम से होकर के आता था उत्तरी मिजोरम में, उस मार्ग को तोड़ दिया गया। हर चीज पर कब्जा कर लिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने हर चीज पर कब्जा कर लिया। हेलीकॉप्टर से सरकार ने सेना को भेजा इसको कंट्रोल करने के लिए। हेलीकॉप्टर को तोड़ के फेंक दिया गया, मार के भगा दिया गया, सब लोगों को मार डाला गया। उसमें सैकड़ों सेना के जवान मारे गए, लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए, जो भी अधिकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी सरकार के हितैषी माने जाने वाले लोग थे। ये विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह था। तत्काल सरकार ने यहां पर भी आप सपा लागू किया, सेना की तैनाती की, इस विद्रोह को दबाया। लाल डेंगा उस समय के पाकिस्तान, 71 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, वहां जाकर के शरण लिए, और फिर वहां से लंदन जाकर के वहां से इस उग्रवादी गतिविधियों को लीड करना शुरू कर दिया। मिजो नेशनल फ्रंट एक पैरेलल गवर्नमेंट का गठन करके अपना झंडा, अपना सब कुछ, और अलग मिजोलैंड की मांग, अलग मिजोलैंड देश घोषित कर दिया गया 1966 में, और अलग मिजोलैंड देश की मांग को लेकर के यहाँ एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई। और जो कि लाल डेंगा का प्रभाव था, तो वहां की मिजो जनजातियां उनके नेतृत्व पर विश्वास करती थी, उनके साथ हो रही। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ये मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। बीच बीच में अक्सर इन सेना के जवानों पर मिजो नेशनल फ्रंट के जो लोग थे, उग्रवादी थे, वो हमला करते थे। मतलब उनका जो सैन्य दस्ता था वो हमला करता था, मार डालता था जो भी सरकारी अधिकारी या जो भी सरकारी लोग थे, सरकार के हितैषी थे। इस तरह का दौर लगातार चलता रहा। और तब जाकर के 1987 में राजीव गांधी की सरकार जब आती है, तो राजीव गांधी सभी इस तरह के लोगों से समझौता करके एक शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और उसी प्रक्रिया में 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ भारत सरकार का एक बातचीत होता है। लाल डेंगा के साथ एक समझौता होता है,
और उसी समझौता के तहत इन सब पर से ढेर सारे जो भी आरोप थे वो हटाए जाते हैं। इन सबको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहाल करने का प्रयास किया जाता है और तब जाकर 20 फरवरी 1987 को, क्योंकि इस तरह का जो इंसर्जेंसी हो रहा था, तो पहले सरकार ने प्रयास किया कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाएगा और काफी हद तक इनके डेवलपमेंट पर ध्यान रखा जाएगा, तो इस तरह की मिलिटेंसी धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन फिर सरकार को लगा कि ये खत्म होने वाली नहीं है और तब सरकार ने इधर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने का सरकार प्रयास कर रही थी। ध्यान से देखो, वहीं के लोगों को, जो भी लिबरल लोग थे, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना, उनको चुनाव लड़ाना, और दूसरी तरफ इनकी जो मिलिटेंसी थी, इनकी जो उग्रवादी गतिविधियां थी, उनको रोकने के लिए सरकार ने इनके साथ समझौता करना शुरू किया। रिजल्ट 20 फरवरी 1987 को लोकतंत्र बहाल हुआ और एमएनएफ एक पॉलिटिकल पार्टी बना, मिजो नेशनल फ्रंट एक पॉलिटिकल पार्टी बना और इसके नेता के रूप में लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। ये कहानी है, थोड़ा सा और मैंने बढ़ा दिया था पहले से। 1960 में टू लाल डेंगा द्वारा मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ का गठन, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। और 1966 में हिंसक आंदोलन द्वारा संप्रभु राष्ट्र मिजोलैंड की मांग प्रारंभ। सियासत की कहानी मैंने आपको बता दी। 1960 में टू लाल डेंगा द्वारा मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ का गठन और 1966 में हिंसक आंदोलन द्वारा संप्रभु राष्ट्र मिजोलैंड की मांग। आगे बढ़ते हैं। 1986 में मिजो शांति समझौता, पीस एकॉर्ड होता है राजीव गांधी के साथ, भारत सरकार के साथ, और मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ का गठन, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। मिजो शांति समझौता। 87 में पृथक राज्य मिजोरम का गठन किया जाता है और वर्तमान में मिजोरम लगभग शांत है। कहानी यही खत्म करता हूं, क्योंकि और यहां पर एमएनएफ के द्वारा बहुत ज्यादा, क्योंकि आज एमएनएफ बहुत ज्यादा उग्रवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो इनकी चर्चा यहां पर करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब छोटे छोटे चीजों की चर्चा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1986 में हुए मिजो समझौता के बाद मिजोरम की जो हमार कम्युनिटी है, हमार कम्युनिटी को मैप में हमने दिखाया था, उत्तरी पूर्वी मिजोरम के क्षेत्र में हमार ट्राइब्स है। हमार कम्युनिटी या हमार जनजातियों द्वारा हमार पीपुल कन्वेंशन एचपीसी का गठन और स्वायत्तता की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया गया। हिंसक आंदोलन, उग्रवादी गतिविधियों को तेज किया गया, ठीक है। इसका रिजल्ट हुआ कि सरकार ने 1994 में मिजोरम सरकार और एचपीसी के बीच एक समझौता होता है। 1994 में एचपीसी के बीच एक समझौता होता है कि चलो भाई, आपको स्वायत्त परिषद लेकर के चीजों को शांत किया जाए। स्वायत्त परिषद जब गठित किया जाता है बच्चा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्वायत्त परिषद या क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद, तो सरकार कितना अधिकार स्वायत्त परिषद को देती है, इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने असम वाली कहानी में पढ़ा था कि जब 1993 में बोडो ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया था, तो अधिकार कम थे। फिर से लोगों ने विरोध किया, आंदोलन किया, और 2003 में जब बीटीसी का गठन किया गया तो अधिकार थोड़ा और बढ़ा दिया गया। फिर लोग असंतुष्ट थे, प्रशासनिक अधिकार नहीं था, तो फिर से 2020 में जो नया बोडो एकॉर्ड हुआ, 2020 में और उस स्वायत्त परिषद का अधिकार बढ़ा दिया गया। प्रशासनिक अधिकार क्या क्या हुआ हम लोग देख चुके हैं। तो स्वायत्त परिषद में भी अधिकार के मुद्दे पर लड़ाइयां चलती रही। जुलाई 1994 में मिजोरम सरकार और एचपीसी के बीच एक समझौता होता है और अक्टूबर 1994 में सिमलंग हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कर दिया जाता है। एक प्रकार का स्वायत्त परिषद था और इसको ढेर सारा अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन इन अधिकारों के मिलने के बाद भी, चूंकि प्रशासनिक अधिकार मिजोरम के पास था, तो इन अधिकारों को मिलने के बाद भी एक गुट है, एचपीसी का ही गुट नाराज जारी रखे हुए है, आज भी वो जारी है, जिसके बारे में मैंने उधर लिखा था, एचपीसी डी। ये यहाँ का एक उग्रवादी संगठन कर सकते हो। यहाँ इंसर्जेंसी में यही एक है और कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये आपका एचपीसी डी के जवान है। देख लो, यहाँ पर हथियारों की कमी नहीं रहती है कभी भी नॉर्थ ईस्ट में। ये लोग भी अपना मिजो नेशनल फ्रंट की तरह सब कुछ बना करके अपनी आतंकी गतिविधियों में लगे हुए हैं हमारे लोगों के लिए। अप्रैल 2018 में मिजोरम सरकार और एचपीसी डी के बीच एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर होता है, अप्रैल 2018 में, और सिमलोंग हिल्स काउंसिल के गठन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया जाता है, ताकि इनके साथ भी समझौता करके, क्योंकि इनकी संख्या कम है तो इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत टफ काम सरकार के लिए नहीं है, तो सरकार यहां पर कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि लगभग शांत है, ये छोटे छोटे इंसर्जेंसी है, यहां पर प्रयास प्रारंभ कर दिए जाते हैं। मिजो समूह में हमार और मारा के मध्य एक यहाँ पर और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। हमार और मारा के मध्य हितों के टकराव को लेकर के संघर्ष दिखाई देता है और मारा द्वारा एक अलग राज्य की मांग को लेकर के आंदोलन की शुरुआत की जाती है, हिंसक आंदोलन तेज किया जाता है, ठीक है। सरकार ने दोनों समुदायों के लिए स्वायत्त परिषद का गठन, पहला जो है वो इन्नू हिल्स काउंसिल, और मारा के लिए मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। फलतः ये आंदोलन धीरे धीरे शांत होता है। तो आज के डेट में इन दोनों के लिए अलग अलग ऑटोनोमस काउंसिल है और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन मतलब पावर बढ़ा देना, पहले भी था, पावर बढ़ाया गया है। मिजोरम के लाई जनजातियों के, लाई को भी मैंने आपको दिखाया था, जहां पर मारा रहती है, मारा लैंड की जो मारा से ठीक ऊपर में मिजोरम के पूर्वी साइड में ही लाई है, तो लाई जनजातियों के लिए भी लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन 1972 में करके, और चकमा समुदाय के लिए, मिजोरम की चकमा जनजाति के लिए चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन 1972 में करके इन दोनों समुदायों के भी इस तरह की मांगों को शांत करने का प्रयास किया गया है, ताकि इस तरह का स्वायत्तता की मांग को लेकर के कोई हिंसक आंदोलन उभर कर सामने आए, अलग देश की मांग के रूप में आंदोलन तीव्र न हो पाए। ये सभी को स्वयं विकास करने का अवसर दिया गया है, स्वयं शासन करने का अवसर दिया गया है, ताकि अपना विकास करे और राज्य में शांति व्यवस्था। ये है आपके मिजोरम की कहानी। लगभग अलग अलग समुदायों के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया। अब एक समुदाय आपका बचा है ब्रू। ब्रू इधर सितंबर 2017 की कहानी है। भारत सरकार द्वारा चकमा और हजूम शरणार्थियों को
नागरिकता दिया गया। यहाँ पर एक कहानी और बनती है। चकमा को स्वायत्त परिषद का दर्जा दे दिया गया था, चकमा को संत कर दिया गया था, लेकिन सितंबर 2017 में भारत सरकार ने चकमा और हजोंग शरणार्थियों को सिटीजनशिप दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए। ये चकमा एक बड़ी मात्रा में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में बसाए गए हैं, लेकिन इनको नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ये बेचारे उपेक्षा के शिकार थे। सितंबर 2017 में इनको भारत सरकार ने नागरिकता दे दी, सिटीजनशिप दे दी। जब इनको नागरिकता मिली तो इस नागरिकता ने अरुणाचल प्रदेश में एक इंसर्जेंसी को जन्म दिया, एक विरोध को जन्म दिया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लोगों को लगता है कि अभी चकमा यहीं रहेंगे और हमारे विकास का लाभ ये हड़प लेंगे। इसलिए चकमा के विरोध में अरुणाचल प्रदेश के जो मूल निवासी है वो संगठित आंदोलन कर रहे हैं। ये डर मिजोरम में भी हुआ। मिजोरम के लोगों को भी लगा कि अब चकमा को नागरिकता मिल गई तो अब चकमा यहीं के होंगे, ये चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे, हर तरह से रहेंगे। का भय हुआ कि ये सब यहीं रह जाएंगे परमानेंटली। इसलिए दक्षिणी मिजोरम में चकमा और मिजो के बीच एक तनाव उभर करके सामने चकमा शरणार्थियों के लिए। इस पर हम आगे डिटेल टॉपिक आपको अरुणाचल प्रदेश में पूरा चकमा की पूरी टॉपिक ही तैयार कर देंगे। इसके बाद बारी आती है आपके ब्रू रियांग की। ब्रू, इनको रियांग भी कहा जाता है। ब्रू एक ट्राइबल कम्युनिटी है और जो मिजोरम के उत्तरी पश्चिमी इलाके में फैलती है। ब्रू केवल उत्तरी और पश्चिमी मिजोरम में ही नहीं है, ब्रू का कुछ भाग त्रिपुरा में भी है, ब्रू का कुछ भाग असम में भी है। यानी जो आप मैप में देखोगे तो मैप में जो आपका ये यहाँ पर आप देख लो, मैप सामने है आपका, ये मिजोरम है। मिजोरम का ये लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट है, मिजोरम का ये बामित जिला है और मिजोरम का ये कोलासिब जिला है।
ये 3 जिला मिजोरम का है। इन 3 जिलों में एक ब्रू कम्युनिटी रहती है, इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, ये ब्रू जनजाति रहती है, राइट। और ये ब्रू जनजाति असम का जो ये इलाका है यहाँ पर भी रहती है, ध्यान से देखो थोड़ा बहुत, यहाँ भी हल्की फुल्की है। और ये त्रिपुरा का जो कंचनपुर का इलाका है यहाँ पर भी रहती है। और सबसे ज्यादा कहाँ? ये लोग मूलतः म्यांमार से आए हुए लोग हैं, और बहुत पहले लंबे समय से आए हुए लोग हैं। मिजोरम में जो मिजो कम्युनिटी थी, एक समय आया जब इन्होंने ब्रू को बाहर ही घोषित कर दिया कि बाहर के लोग हैं, इनको बाहर लगाओ। परिणाम हुआ कि मिजो और ब्रू में एक हिंसक झड़प, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट उभर कर सामने आया, क्योंकि मिजो की संख्या ज्यादा थी, पॉलिटिकल सिस्टम पर भी मिजो का कब्जा था, मिजो एक बहुसंख्यक समुदाय थी। इन जिलों में इन्होंने ब्रू कम्युनिटी के लोगों को मारना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। परिणाम हुआ कि ब्रू कम्युनिटी के लोग त्रिपुरा भाग करके शरण लिए। भारत सरकार ने संज्ञान लिया और त्रिपुरा में कंचनपुर में एक बड़ा शरणार्थी कैंप बनाया गया, और वही शरणार्थी कैंप में इन ब्रू शरणार्थियों को शरण दिया गया। पिछले 20-25 सालों से ये ब्रू शरणार्थी वहीं त्रिपुरा में रह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इन ब्रू शरणार्थियों में भी है कि हम शरणार्थी ही रहेंगे, क्या हमें अपना मूल घर वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा? ये लोग भी अपना संगठन बना लिए हैं, ब्रू लोग अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा घर मिजोरम में है, हमें मिजोरम में बसाया जाए, मिजोरम में रहने का मौका दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने मिजोरम से और त्रिपुरा के साथ एक समझौता किया, और इस समझौते में तय हुआ कि जो भी ब्रू कम्युनिटी के लोग शरणार्थी शिविर में त्रिपुरा में रह रहे हैं, इनको वापस मिजोरम में बसाया जाए। मिजोरम सरकार तैयार भी हो गई, त्रिपुरा सरकार भी तैयार हो गई, क्योंकि त्रिपुरा में भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है, ढेर सारे जब शरणार्थी जाने लगते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उनका खर्चा वर्चा सब कुछ केंद्र सरकार देता है, और बहुत सारे अधिकार त्रिपुरा राज्य में उनको नहीं मिला होता, अधिकार नहीं मिला होता है। लेकिन जब मिजोरम में बसाने की बात आई तो फिर से मिजो लोगों ने विरोध किया, और कहीं ना कहीं इन ब्रू लोगों में जो शरणार्थी कैंप में त्रिपुरा में रह रहे थे या त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर असम में शरण लिए हुए थे, ये मिजोरम जाने से घबराने लगे। कुछ लोग, बहुत कम ही लोग वापस मिजोरम गए। फिर सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने इनके लिए एक नया सिस्टम लेकर के आई कि क्यों ना इनको त्रिपुरा में ही बसा दिया जाए, प्रॉपर तरीके से पुनर्वासित किया जाए। और एक नया पैकेज, नया योजना के तहत सब सरकार लेके आई, तो इसमें सरकार ने त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ एक समझौता किया, और इस समझौते के बाद ये नई जो प्लानिंग आई है, पुनर्वास योजना आया है कि ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाया जाए, और इनको इतनी सुविधाएं और पैकेज दे दी जाए कि ये संतुष्ट रहे, शांत रहे। ये सरकार ने अभी हाल ही में, सरकार का करंट अफेयर्स में आप समझ सकते हो, देख सकते हो, साल ही में है, बट रिजल्ट इसका ये हुआ है कि त्रिपुरा के लोगों द्वारा भी इसका विरोध शुरू हो गया है। अब त्रिपुरा के लोगों को लग रहा है, अभी तक था कि शरणार्थी कैंप पे है, इनका खर्चा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, ये चले जाएंगे मिजोरम कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये संगठन बना करके त्रिपुरा में रहते हैं, लेकिन मिजोरम के खिलाफ, मिजो लोगों के खिलाफ अपना संगठन और आंदोलन चला रहे हैं, जाएंगे वहां पर, ये था। लेकिन जैसे ही त्रिपुरा के लोगों को लगा कि अभी नहीं जाएंगे, यहीं पर इनको अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया जा रहा है, तो उनको लगा कि ये हमारे विकास का लाभ ये भी खाएंगे, ये हमारे ऊपर एक बोझ बनेंगे, हमारे विकास के लाभ को हड़प लेंगे, आदि आदि बंटवारा करेंगे हमारे विकास के लाभों का। तो कहीं ना कहीं इनके विरोध में वहां के क्षेत्रीय लोग संगठित हुए हैं, और इस योजना का विरोध वहां पर शुरू हुआ है। ये है ब्रू समस्या। तो ब्रू समस्या पर हम एक ब्रीफ, चूंकि एक लेटेस्ट ये घटना है, तो इस पर हम एक ब्रीफ टॉपिक तैयार कर देते हैं। ब्रू रियांग मुख्यतः मिजोरम, मामित, लुमली और कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, जो मिजोरम के हैं, मुख्यतः मिजोरम में रहने वाला एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ध्यान रखना, एसटी का दर्जा इनको दिया गया है, जनजातीय समुदाय है, जो त्रिपुरा और असम में भी रहते हैं। मैंने कहानी आपको ब्रीफ कर दी थी। इसके बाद मिजोरम में ब्रू को अनुसूचित जनजाति के रूप में तथा त्रिपुरा में एक पृथक एथनिक ग्रुप के रूप में दर्जा मिला हुआ है। त्रिपुरा में जो मिजोरम ब्रू के लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला हुआ है, लेकिन मिजोरम में इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए मिजो लोगों का भी कहीं ना कहीं खौफ है कि शेड्यूल ट्राइब के रूप में जो लाभ आता है वो ले लेते हैं, त्रिपुरा में पृथक जाति समूह के रूप में इनको मान्यता मिलेगी। 1995 में यंग मिजो एसोसिएशन ने ब्रू जनजाति को बाहरी घोषित कर दिया कि मिजोरम के नहीं है, ये बाहर के हैं, म्यांमार के हैं, बाहर से आकर के बसे हैं, इनको भगाओ। यंग मिजो एसोसिएशन द्वारा ब्रू जनजाति को बाहरी घोषित कर दिया गया। ठीक है। 1997 में मिजोरम में ब्रू लोगों के खिलाफ हिंसा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी, और मिजो लोगों ने इनको मारना शुरू किया। ये हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ी कि इनको कैंप में शरण देना पड़ा, और ये सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 30,000 ब्रू लोग त्रिपुरा के कैंप में रहने के लिए, शरणार्थी शिविर में रहने के लिए भी बसे। क्लियर कहानी। प्रतिक्रिया स्वरूप, रिएक्शन में, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट, बीएनएलएफ, इन्होंने भी अपना संगठन बनाया। प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट का इन ब्रू लोगों ने गठन किया, और यह राजनीतिक संगठन इनका बनाया गया, ब्रू नेशनल यूनियन। ये हो गया उग्रवादी संगठन, और ये हो गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार से बात करेगी, डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगी, का गठन किया गया। और ब्रू लोगों द्वारा स्वायत्त जिला, स्वायत्तता की मांग में आ जाएगा, स्वायत्त जिला की मांग को लेकर के आंदोलन तीव्र कर दिया गया। क्लियर है बच्चा? इनके लिए बनाया जाए। 3 जुलाई 2018 को केंद्र सरकार द्वारा यहाँ की ब्रू समस्या, नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख समस्या रही है, चकमा शरणार्थियों की समस्या और ब्रू समस्या, बोडो समस्या, नागा समस्या, ये सब मेजर है, यहां से प्रश्न बनेगा। 3 जुलाई 2018 को केंद्र सरकार ने त्रिपुरा तथा मिजोरम के साथ समझौता किया। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के साथ एक समझौता किया,
और ब्रू समुदाय के लोगों को सम्मान के साथ मिजोरम में बसाने पर सहमति मिली। इनको मिजोरम में बसाया जाए। 3 जुलाई 2018 की बात है, लेकिन ये प्रयास क्या हुआ बच्चा? असफल हो गया। कुछ ही लोग गए, अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके भेजना था, लेकिन नहीं लोग जा पाए। ये प्रयास सफल नहीं रहा। इसके बाद पुनः 16 जनवरी 2020 को इससे केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के बीच एक समझौता होता है। और अब सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि मिजोरम में नहीं, अब इनको त्रिपुरा में बसाया जाए। तो त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार तथा ब्रू शरणार्थियों के बीच, लेकिन त्रिपुरा में बसाने के लिए मिजोरम तो उनका अपना घर था, त्रिपुरा तो अपना घर नहीं है। और मैक्सिमम ब्रू चाहेंगे कि नहीं भाई, हम त्रिपुरा में, मिजोरम में ही जाए, हम दूसरे के राज्य में क्यों नहीं, हमारा वहां घर है, हमारा परिवार है, हमको वहां बसाया जाए विद रिस्पेक्ट। इसलिए ब्रू से एक समझौता करना जरूरी था। अब ब्रू शरणार्थियों के मध्य एक चतुर्पक्षीय समझौता होता है। ब्रू सहमत होती है कि नहीं भाई, अच्छा पैकेज दिया जाएगा, आप एग्री हुई, छोड़िए मिजोरम जाने का बात, आप त्रिपुरा में रहिए। एक समझौता होता है, ये पक्ष सहमत होते हैं और इस समझौता के तहत 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने पर सहमति मिलती है, जो त्रिपुरा के कैंप में रह रहे थे या जो कुछ और जगह पर कैंप में रह रहे थे, इनको त्रिपुरा में बसाने पर सहमति बनती है। और इस सहमति में इनके लिए सरकार क्या क्या पैकेज ले रही है, क्या क्या प्रोविजन है, तो हमने एक बना दिया प्रमुख प्रावधान। मतलब जो एक समझौता हुआ, इसका क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान है जो ब्रू लोगों को विशेष सुविधा देगा, ताकि वो त्रिपुरा में एक प्रॉपर इंडियन सिटीजन के रूप में अपने को एस्टैब्लिश कर सके। वे सभी ब्रू रियांग परिवार जो त्रिपुरा में बसना चाहते हैं, उनके लिए त्रिपुरा में अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था के साथ उन्हें त्रिपुरा राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। परमानेंट त्रिपुरा के वो निवासी हो जाएंगे और त्रिपुरा राज्य के जितने भी नागरिक हैं, उनको सारा अधिकार, वोट देने से लेकर के एवरीथिंग, सारे राइट को दिए जाएंगे। सभी विस्थापित परिवारों को 1200 वर्ग फीट का एक आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। सबसे पहला काम कि सबको एक 1200 स्क्वायर फीट का रहने का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा, जहां पर लोग घर बना करके रहेंगे। और यही नहीं, 1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए भी दिया जाएगा। तो 1200 वर्ग फीट आराम से घर बन जाएगा। 1200 वर्ग फीट का आवासीय प्लॉट प्लस 1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए सहायता, सभी विस्थापित परिवारों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब चलिए, घर बन गया, लेकिन बाकी खर्चा कैसे चलेगा? बाकी कुछ भी तो चाहिए। तो सभी परिवारों को 4 लाख रुपए का फिक्स डिपोजिट दिया जाएगा। सरकार उनके बैंक में 4 लाख रुपए फिक्स कर देगी एक फिक्स डिपोजिट के रूप में। ठीक है, ताकि ये उनके लिए एक भविष्य के लिए एक पैसा रहेगा, एक फंड रहेगा, ताकि वो कुछ कर सके, बिजनेस कर सके, जो भी कर सके। कुछ दिनों बाद डेली का खर्चा कैसे होगा? तो डेली का खर्चा कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, स्कॉलरशिप मिलता है ना, पुनर्वास सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपया प्रति माह 2 साल तक दिया जाएगा। 2 साल के बाद तब तक कोई अपना बिजनेस शुरू करो, अपना कमाओ दमाओ, बट 2 साल अभी प्रारंभ है, तो 2 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह और निःशुल्क राशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, चावल, गेहूं, आटा, दाल, जो भी होता है दिया जाएगा। इन्हें काफी हद तक इनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया गया। फ्री में राशन मिलेगा, 5,000 रुपया महीना मिलेगा प्रति परिवार, अपना खर्चा चल जाएगा। 2 साल तक ये मिलेगा। 2 साल के बीच में आप बिजनेस को शुरू करो, अपने को एस्टैब्लिश करो, आपके पास पैसा भी बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में रखा गया है। सभी विस्थापित परिवारों को ये सभी प्रकार की जो नगद सुविधाएं हैं, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगी। सरकार की आजकल योजनाएं चल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाता में जमा होगा, ताकि कहीं कोई करप्शन की संभावना न हो सके, कोई बिचौलिया उनके पैसे को खा सके। ठीक है, सभी विस्थापित परिवारों के बैंक खाते, क्योंकि इनके पास बैंक खाता नहीं, आधार कार्ड नहीं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की। इस समझौता में स्टेट गवर्नमेंट को, त्रिपुरा सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी विस्थापित परिवार हैं, उनका बैंक अकाउंट, उनका आधार कार्ड, उनका जाति प्रमाण पत्र, उनका निवास प्रमाण पत्र, उनका मतदाता पहचान प्रमाण पत्र, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको तैयार करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की दी गई। तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई। ठीक है, राज्य सरकार को दी गई। ये है ब्रू समस्या के समाधान की दिशा में जनवरी 2020 में हमारी भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल से हम अगला क्लास नेक्स्ट त्रिपुरा पर आएंगे, मेघालय पर आएंगे और अरुणाचल प्रदेश पर आएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट अपडेट्स में हमारे तीसरे क्लास में मैं तीनों स्टेट को लगभग एक बार एक आउटलाइन में आपको दूंगा। और आप हमेशा अभी तक जैसे हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का जो ईस्टर्न स्टेट था उसको पढ़ा, असम के बाद हम सीधे नागालैंड में चले गए, मणिपुर में चले गए और मिजोरम में चले गए। बट इसको पढ़ने का जो हमारा अप्रोच है वो मैंने आपको बता दिया। आप हर चश्मे से आप इसको देखिए। आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, आप लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, जो पहले हमारे अटल जी के काल से, अटल बिहारी वाजपेयी के काल से नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में भारत सरकार की जो नीति थी, विकास नीति थी, जो हमारे इस वर्तमान सरकार के समय से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में आ गई। ये एक संदर्भ है आपको इस क्षेत्र को पढ़ने के लिए। जब आप सुरक्षा की बात करते हो तो भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा कहीं ना कहीं ये भी एक पहलू है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तो कैसे आज के डेट में चाइना अपने OBOR प्रोजेक्ट के तहत, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, चाइना की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और तैयारी करने वाला प्रत्येक छात्र इसके बारे में जानता है, जानना पड़ेगा। जीएस के ढेर सारे सेगमेंट को आप पढ़ोगे। परिणाम, चाइना भारत के चारों तरफ के जो राज्य हैं, देश है, उन पर अपना डोमिनेंसी एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में अपनी डोमिनेंसी को चाइना ने एस्टैब्लिश कर दिया है। आपने देखा कैसे वहां पर अपना इस OBR प्रोजेक्ट के तहत सड़क बनवा रहा है, ग्वादर तक सड़क बनवा रहा है, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। तो भारत के पश्चिमी इलाके साइड से, उत्तर पश्चिमी इलाके साइड से, उत्तर में तो ऑलरेडी चाइना है। जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसका जो चश्मा है कि वो घेरने का प्रयास करे,
उसी तरीके से जब आंग सान सू की म्यांमार की हेड बनी थी, पॉलिटिकल हेड बनी थी, सत्ता में आई थी, क्योंकि आंग सान सू की का पालन पोषण इंडिया में हुआ, पढ़ाई लिखाई इंडिया में हुआ था, एक अच्छा रिलेशन था, तो भारत सरकार की अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं आंग सान सू की का एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के प्रति होगा। भारत म्यांमार का संबंध वहां सैन्य शासन था, उस सरकार के साथ भी भारत म्यांमार का संबंध अच्छा रहा, भारत का संबंध अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आंग सान सू की के मन में रहा कि वहां पर जब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए आंदोलन कर रही थी, तो भारत सरकार ने उस आंदोलन का साथ न देकर सैन्य सरकार के साथ एक अपना अच्छा संबंध बनाने में लगी हुई थी। इसलिए सत्ता में आने के बाद आंग सान सू की का भारत के साथ न कोई बुरा संबंध न अच्छा संबंध, वो म्यांमार के डेवलपमेंट में रुकी, और सत्ता में आने के बाद पहला उन्होंने जो यात्रा किया वो चाइना, ये भारत के लिए चिंता का विषय था। और धीरे धीरे चाइना और म्यांमार के बीच जब नजदीकियां बढ़ी और चाइना ने म्यांमार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो भारत सरकार ने भी म्यांमार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने भी म्यांमार के साथ अपने संबंधों को ठीक करना शुरू कर दिया, और भारत सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत सारी परियोजनाएं म्यांमार में चला रही है, सड़क परियोजनाएं चला रही है, जो भारत को केवल म्यांमार ही नहीं आगे के राज्यों तक जोड़ेगी। सिटवे जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह को भारत के साथ जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है, मिजोरम की उसमें कि हाईवे तक बंदरगाह को जोड़ दिया जाए और व्यापार को और आसान बना दिया जाए, कलकत्ता तक पहुंचने के मार्ग में कम से कम 1000 किलोमीटर की कमी को संभव बनाया जाए। तो इस तरह के जो तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, ये भी संदर्भ है नॉर्थ ईस्ट को देखने का। तो भारत म्यांमार संबंधों के संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट को आप देख सकते हो। इधर चाइना बांग्लादेश में भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगी हुई है। चाइना की आज के डेट में पॉलिसी बन गई है कि किसी भी राज्य को फंडिंग करो, पैसा दो, हर राज्य को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, और देते 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 उस पर कर्ज इतना बढ़ा दो कि फिर वो राज्य, वो देश चाइना की हर बातों को मानने के लिए भी बस हो जाए। चाइना ने यही मालदीव के साथ किया है, चाइना ने यही श्रीलंका के साथ किया है। जब आप पढ़ते हो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में, साथ साथ जो चाइना का जो डोमिनेंसी हाल के वर्षों में बढ़ रहा है, भारत का अमेरिका के साथ निकटता बढ़ा है, पहले भारत का रूस के साथ निकटता था, तो जो हमारा एक ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिनेरियो था वो बदला है। और जब वो बदला है और चाइना का जो अप्रोच है, बांग्लादेश में चाइना का अप्रोच, श्रीलंका में चाइना का अप्रोच, मालदीव में चाइना का अप्रोच, पाकिस्तान में चाइना का अप्रोच, म्यांमार में चाइना का अप्रोच, तो म्यांमार में जो चाइना का अप्रोच है, प्रदेश है, ये भी एक बहुत बड़ा संदर्भ है नॉर्थ ईस्ट को समझने का। बांग्लादेश में जो चाइना का अप्रोच है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के संदर्भ में, चाइना के अप्रोच के संदर्भ में भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमें एक समग्र समझ रखनी चाहिए। इसके बाद जब हम पार्टिकुलरली देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, सेपरेटिज्म है, जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी पर निबंध पूछा है यूपीएससी ने बच्चे, कभी आप गौर से खोल के देखो यूपीएससी के सवालों को, चाहे जीएस में देखो चाहे निबंध में देखो, ऑप्शनल के साथ साथ वहां पर भी इससे कई सवाल पूछे। तो हमेशा किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग चश्मे होते हैं। डेवलपमेंट का चश्मा अलग होता है, डिफेंस का चश्मा अलग होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का चश्मा अलग होता है। उसी मुद्दे को, उसी टॉपिक को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने चश्मे से देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने चश्मे से देखेगा, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपने चश्मे से देखेगा, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय अपने चश्मे से देखेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो अपने चश्मे से देखेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चश्मे से देखेगा। क्योंकि आपको जीएस में सबको पढ़ना है, केवल ऑप्शनली नहीं है, तो आपके पास भी वो चश्मा होना चाहिए। इन सभी मंत्रालयों के एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित होते हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ते हो तो चश्मा आपको मिलता है। वो अप्रोच आप समझ पाते हो कि क्या अप्रोच है सरकार के लिए, अभी कौन कौन सी अलग अलग मंत्रालयों की चिंता है, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में क्या अप्रोच है सरकार का। जब ये आपकी समझ होगी तो आप उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का बेहतरीन आंसर दे पाओगे। तो मैंने अभी तक जो 4 स्टेट आपको बताया, एक आउटलाइन मैंने आपको दिया, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे त्रिपुरा के बारे में, मेघालय के बारे में और अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 7 सिस्टर स्टेट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट अपडेट्स के बारे में। इस 3 लेक्चर में मेरा प्रयास होगा कि लगभग पूरा का पूरा आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं, एक समझ विकसित करने में मदद करूं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आज के क्लास के लिए, थैंक यू।